नमस्कार, विबोध एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम जो पीजीटी हिंदी का जो साहित्य वाला पोर्शन है भाई, उसका सॉल्यूशन करेंगे। जो एचटेट आया था अभी, और पीजीटी हिंदी का जो साहित्य के प्रश्न पूछे गए थे ना, लिटरेचर के या फिर जो भी उसमें सिलेबस होता है एचटेट में, वो देखेंगे भाई। बहुत गंभीरता से और अवधारणात्मक प्रश्न बनाए गए थे। सच में बहुत अच्छा पेपर था। और ये नेट वाले जो अभी नेट एग्जाम हो गया, कोई भी आप देने वाले हो ना हिंदी का पेपर, उसमें जरूर देख के जाना। यहाँ से बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी आपको। बहुत अच्छा पेपर बनाया गया था। हिंदी व्याकरण जो आई थी तीनों में, तीनों लेवल की व्याकरण का हम सॉल्यूशन कर चुके हैं। आज हम करेंगे भाई एचटेट पीजीटी हिंदी। देखो, ये एचटेट की परीक्षा हुई थी हरियाणा में, और ये पीजीटी लेवल के यानी कि जूनियर लेक्चरर बनने के लिए जो जरूरी है ना भाई, एक टेस्ट करना, पात्रता परीक्षा, वो परीक्षा हुई थी। उसमें हिंदी साहित्य के प्रश्न करेंगे आज हम। क्या आए थे हिंदी साहित्य के प्रश्नों का बिल्कुल स्टिक विश्लेषण करेंगे कि गलत है कोई भी अवधारणात्मक प्रश्न है। 4 विकल्प दिए गए हैं, कौन सा सही है या कौन सा सही नहीं है, इस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं। और सही है तो क्यों है, और गलत है तो क्यों है। विश्लेषण इस तरह से करेंगे कि आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो हिंदी साहित्य इतिहास के प्रश्नों का करेंगे भाई। यहाँ से जो प्रश्न उठाए गए थे उनका विश्लेषण करेंगे हम भाई आज। तो जो पेपर हमारे पास आया है उसमें देखो, एक प्रश्न मैं पढ़ती हूँ, सब नोट करके लाई हूँ और अच्छी तरह से विश्लेषण करेंगे। क्योंकि ये सभी हिंदी के पेपर जो भी दिए जाते हैं ना, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, चाहे नेट जेआरएफ का या पीजीटी लेवल का, सभी में ये यहाँ से। और देखो, ये फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में भी काम आने वाली चीजें हैं। अब देखो भाई, यहाँ प्रश्न पूछा गया, रस निष्पत्ति से कौन सा तथ्य सही नहीं है। देखो, एक तो ये वाले प्रश्न आजकल ज्यादा पूछे जाते हैं, तो याद रखना है भाई, संगत है, संगत असंगत है, सही नहीं है, इस तरह से भी विचलित करने की कोशिश की जाती है भाई। देखो, रस निष्पत्ति से आया भाई प्रश्न। प्रश्न में पूछा गया कि रस निष्पत्ति के से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है। अब रस निष्पत्ति से सही, देखो अब इसमें एक ऑप्शन में डाला गया कि भट्ट लोलट का मत आरोपवाद के नाम से जाना जाता है। पहला जो ऑप्शन था, देखो मैं ऑप्शन लिखूंगी आपके सामने, भट्ट लोलट, क्योंकि इस तरह से सॉल्यूशन करेंगे भी ताकि कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को ना रहे। जिन्होंने एस्टेट नहीं दिया उनके लिए भी है ये। भट्ट लोलट का मत आरोपवाद के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो ऑप्शन है वो है भाई, शंकुक के मतानुसार चित्र तुरंग न्याय से सामाजिक को अनुकर्ता में अनुकार्य की प्रतीति होती है। अनुकर्ता में अनुकार्य की प्रतीति होती है। और जो तीसरा ऑप्शन आया वो था भाई, भट्ट नायक के अनुसार, भट्ट नायक के अनुसार भोजकत्व व्यापार भोजकत्व व्यापार द्वारा विभाव आदि का साधारणीकरण होता है, का साधारणीकरण होता है। और जो चौथा ऑप्शन आया भाई वो था, अभिनव गुप्त ने रस को
व्यंग्य मानकर उसकी सहृदय निष्ठता स्वीकार की है। सहृदय निष्ठता स्वीकार की है। ये 4 विकल्प है भाई। बहुत अच्छा प्रश्न बनाया गया है। देखो अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ था राजस्थान में, वहां पे भी इसी तरह के प्रश्न पूछे गए थे, अवधारणात्मक प्रश्न। और यहाँ भी देखो भाई बहुत अच्छा पेपर बनाया गया। ये नेट में भी देख लेना, इसी तरह के प्रश्न आएंगे। और यहाँ से ये कितने गंभीर लेवल का प्रश्न बना दिया। आप देखो भाई, यहाँ से हमने रस निष्पत्ति के बारे में पढ़ा है, साधारणीकरण के बारे में पढ़ा है। ये जो परवर्ती आचार्य जिन्होंने भरतमुनि के रस सूत्र में जो 2 शब्द प्रयोग हुए थे भाई, संयोग और निष्पत्ति, उनकी व्याख्या की थी, तो उनके बारे में भी हमने पढ़ा है। तो वहीं से प्रश्न उठाया गया। अब देखो, भट्ट लोलट का मत आरोपवाद के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल जाना जाता है। अब ये बिल्कुल सही है, लेकिन पूछा गया रस निष्पत्ति के बारे में सही नहीं है। जो आप नेट वाले हैं वो देख लेना इस प्रश्न से कि आपने कितना पढ़ा है। अब देखो, संकुक के मतानुसार चित्र तुरंग न्याय से सामाजिक को अनुकर्ता में अनुकार्य की प्रतीति होती है। बिल्कुल सही है भाई। चित्र तुरंग न्याय की व्याख्या की है संकुक का मत था अनुमितिवाद। अब देखेंगे आगे इसकी व्याख्या, निष्कर्ष निकालेंगे इसका। अब देखो, जो तीसरा ऑप्शन है वो हमें भट्ट नायक के अनुसार भोजकत्व व्यापार द्वारा विभाव आदि का साधारणीकरण होता है। ये गलत है भाई। देखो, इसमें थोड़ी सी गलती कर दी गई। भट्ट नायक के अनुसार भोजकत्व नहीं आएगा, यहाँ आएगा भावकत्व। यदि भावकत्व होता तो बिल्कुल ठीक होता ये प्रश्न, लेकिन वो थोड़ी सी गलती ये करके डाल दी, भोजकत्व व्यापार द्वारा विभाव आदि का साधारणीकरण होता है। और ये प्रश्न, ये जो कथन था फिर ये गलत होगा भाई। इसका जो सटीक उत्तर आना है वो आना है भाई 3, क्योंकि सही नहीं पूछा गया है। अब देखो नीचे, अभिनव गुप्त ने रस को व्यंग्य मानकर सहृदय निष्ठता स्वीकार किया। ये बिल्कुल सही है भाई। अब हम देखते हैं थोड़ा सा रस निष्पत्ति के बारे में कि आखिर है क्या, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं भाई। जो अच्छे लेवल के जो एग्जामिनर सेट करते हैं ना पेपर, अच्छे लेवल का टफ जिसको पेपर बोलते हैं, मुश्किल पेपर, उसमें ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं अभी। अब रस निष्पत्ति क्या है भाई, तो देखो रस निष्पत्ति के बारे में देखिए आप कि रस निष्पत्ति का विवेचन आचार्य भरत मुनि ने सर्वप्रथम अपने रस, जो नाट्य शास्त्र उनका ग्रंथ है, उसमें रस सूत्र दिया है भाई। और वो रस सूत्र क्या दिया है, वो रस सूत्र है भाई भानुभाव व्यभिचारे संयोगा दृश्य निष्पत्ति। और उसमें फिर ये जो सूत्र दिया है, उसमें फिर उस सूत्र के जो 2 शब्द हैं उस सूत्र में, एक है संयोग और एक निष्पत्ति। इन दोनों शब्दों की बाद आचार्य भरत मुनि के प्रवर्ती आचार्यों ने व्याख्या की है भाई इन 2 शब्दों की। और फिर देखो अब लिखेंगे उसको, क्योंकि वहां से बहुत ज्यादा मात्रा में प्रश्न पूछे जाते हैं भाई। ये तो था प्रश्न और इसका उत्तर ये आना था भाई। और ये गलत क्यों है, तो ये भावकत्व आना था, क्योंकि फिर भी ऐसी छोटी छोटी गलती कर दी जाती है। यहाँ भोजकत्व की जगह सिर्फ भावकत्व आना था, इसलिए गलत है ये। अब देखते हैं भाई रस निष्पत्ति है क्या, क्योंकि देखो एक भाग तो रस सूत्र का डाल रखा भाई, रस सिद्धांत का हमारे विबोध एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे मिलेगा आपको। दूसरा भाग डालेंगे जब भी टाइम मिलेगा, जल्दी डालेंगे। ध्वनि का और रस का दोनों का एक एक भाग आया है अभी। तो देखो भाई इसमें हम देखते हैं कि रस सूत्र क्या है भाई भरत मुनि का। तो सबसे पहले तो आप ये लिखो, रस निष्पत्ति क्या आया भाई। अब रस निष्पत्ति, इसका विवेचन करते हुए आचार्य भरत मुनि ने, देखो लिखना है और याद भी करना है, क्योंकि नेट में ये सब पूछा जाएगा। अब बहुत प्रश्न आते हैं यहाँ से। रस निष्पत्ति का विवेचन करते हुए सर्वप्रथम आचार्य भरत मुनि ने
नाट्य शास्त्र इनका ग्रंथ है भाई, आप सबको पता है। देखो एक नाट्य दर्पण पूछ लिया जाता है, नाट्य शास्त्र जैसा ही लगता है वो नाट्य दर्पण, लेकिन वो गुणचंद्र और रामचंद्र की रचना है भाई। देखो ये पूछ लिया जाता है, एक बार पूछा है ये नाट्य दर्पण, क्योंकि ये है देखो नाट्य शास्त्र और ये है नाट्य दर्पण, ये रामचंद्र और गुणचंद्र की रचना है भाई। ये दो है, दो व्यक्ति इन्होंने लिखी है नाट्य दर्पण। ये छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं कई बार। तो देखो भाई नाट्य शास्त्र में क्या दिया भाई, सर्व रस सूत्र दिया है भाई। रस का सर्वप्रथम सूत्र किसने दिया है, भरत मुनि ने दिया है और नाट्य शास्त्र में दिया है भाई। नाट्य शास्त्र के बारे में जानकारी आप देख लेना, रस सिद्धांत काव्य शास्त्र की वीडियो मिलेगी आपको एक विबोध एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे, वहां नाट्य शास्त्र के बारे में सब कुछ है भाई। इसमें कितने अध्याय हैं, कितने इसमें श्लोक हैं और क्या क्या है, इसमें सब जानकारी वहां मिलेगी आपको, डिटेल से करवाई गई थी। अब देखो इसमें रस सूत्र दिया, अब रस सूत्र कौन सा दिया, तो वो रस सूत्र लिखो, क्योंकि वो रस सूत्र भी पूछा गया है भाई। रस सूत्र क्या है भाई, विभानुभाव व्यभिचारी, विभानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश्य निष्पत्ति, संयोगादृश्य निष्पत्ति। देखो ये है रस सूत्र है भाई, भरत मुनि ने जो दिया है। और इसमें देखो ये रस सूत्र भी कई बार पूछा गया है। फिर इसमें से प्रश्न क्या बनते हैं वो ऑब्जेक्टिव बताएंगे भाई, कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। अब इसमें जो ये इसका इनका कहने का मतलब ये है, अब यहाँ आचार्य भरत मुनि ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार अनेक औषधियों और व्यंजनों के द्वारा हम भोजन का आनंद प्राप्त करते हैं, उसी तरह से नाटक और काव्य में विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इस सूत्र के द्वारा ये बताना चाहते हैं कि जिस तरह से विभिन्न औषधियों और व्यंजनों की सहायता से हम भोजन को स्वादिष्ट और सुसंस्कृत बना सकते हैं, उसी तरह से जो काव्य है, नाटक है या काव्य, उसको विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस निष्पत्ति होती है। यानी कि वो एक अच्छा काव्य, यानी कि रस मिलता है, उससे आनंद मिलता है व्यक्ति को, ये कहना चाहते हैं यहाँ। और फिर देखो ये दो शब्द, यहाँ से फिर प्रश्न ये भी पूछा गया है कि भरत मुनि के रस सूत्र के किन दो शब्दों की व्याख्या की जाती है। तो बाद में फिर ये दो शब्द संयोग और निष्पत्ति, तो यहाँ लिखो भाई कि भरत मुनि के रस सूत्र, प्रत्येक प्रश्न महत्वपूर्ण है भाई। भरत मुनि के रस सूत्र के रस सूत्र में प्रयुक्त दो शब्द, दो शब्दों, और वो दो शब्द कौन कौन से हैं भाई, एक तो है संयोग, संयोग की व्याख्या की है, और दूसरा क्या है भाई, निष्पत्ति, निष्पत्ति की व्याख्या की है। इन दोनों शब्दों की व्याख्या प्रवर्ती आचार्यों ने की है भाई, प्रवर्ती यानी कि बाद के आचार्यों ने, प्रवर्ती आचार्यों ने की है। अब देखो जो ये व्याख्या की है ना, ये प्रश्न भी पूछा गया है कि कौन से दो शब्दों की व्याख्या प्रवर्ती आचार्यों ने की है, तो संयोग और निष्पत्ति। अब देखो इनकी व्याख्या की है जिन आचार्यों ने, उनका क्रम भी पूछा जाता है। और यदि आपने देखी होगी तो नेट जेआरएफ रिवीजन क्लास के नाम से हमने जो क्लास डाली है छोटी छोटी, उसमें आपको ये क्लास मिलेगी रस निष्पत्ति के प्रवर्ती आचार्यों वाली। अब देखो देखते हैं किन आचार्यों ने व्याख्या की है, ये देखेंगे भाई। अब देखो 4 आचार्य हैं प्रवर्ती, जिन्होंने भरत मुनि के रस सूत्र में प्रयुक्त दोनों शब्दों की व्याख्या की है भाई। अब कौन कौन से हैं वो देखो। सबसे पहले तो देखो इनका क्रम भी पूछा जाता है भाई। सबसे पहले तो कौन है भाई, भट्ट लोलट, भट्ट लोलट। अब देखो यही प्रश्न आया ऑप्शन में, क्या था कि भट्ट लोलट के मत का नाम आरोपवाद है, तो बिल्कुल है भाई ये सही था। तो भट्ट लोलट ने, इन्होंने एक सिद्धांत दिया भाई जिसका नाम है, लिखो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है भाई ये बातें। देखो भाई इन्होंने एक सिद्धांत दिया है और इस सिद्धांत का नाम क्या है भाई, आरोपवाद है, जो अभी आपके सामने आया था। आरोपवाद भी कह देते हैं इसको और आरोपितवाद भी कह देते हैं भाई।
और देखो उपचयवाद भी कह देते हैं, इसी का नाम है भाई उत्पत्तिवाद भी कह देते हैं। और देखो भाई एक चमत्कारवाद भी कह देते हैं, इसी के नाम है भाई ये भट्ट लोलट के जो सिद्धांत के दूसरे नाम है। अब पूछा गया था आरोपवाद, कभी क्या पता आरोपितवाद आ जाए, उपचयवाद, उत्पत्तिवाद या चमत्कारवाद, एक ही बात है भाई। अब देखो इनके जो ये भट्ट लोलट जो है वो मीमांसा दर्शन से प्रभावित थे भाई, ये भी लिख लो, कई बार पूछा जाता है ये भी प्रश्न पूछा गया है। मीमांसा दर्शन से प्रभावित था, इनका सिद्धांत पर प्रभाव किसका था? मीमांसा दर्शन का। ये प्रश्न भी अपने आप में बनता है। और इसमें जो निष्पत्ति का अर्थ लिया है इन्होंने, भट्ट लोलट ने निष्पत्ति का जो अर्थ लिया है वो लिया है भाई उत्पत्ति। निष्पत्ति का जो अर्थ इन्होंने लिया है वो तो लिया है भाई उत्पत्ति। और संयोग का अर्थ लिया है इन्होंने, संयोग के जो अर्थ लिया है वो 3 अर्थ लिए हैं भाई। संयोग का एक अर्थ तो लिया है भाई, देखो सबसे पहले स्थायी भावों के साथ तो उत्पाद्य उत्पादक, स्थायी भावों के साथ उत्पाद्य उत्पादक भाव, उत्पादक भाव संबंध, ये तो लिया है भाई स्थायी भावों के साथ। दूसरा लिया है भाई संचारी भावों के साथ। अब संचारी भावों के साथ पोषक पोष्य का भाव लिया है इन्होंने। संचारी भावों के साथ पोष्य पोषक भाव संबंध। और फिर तीसरा लिया भाई अनुभाव के साथ, अनुभाव के साथ गम्य गमक भाव लिया है। ये भाव संबंध लिए हैं भाई। भट्ट लोलट का दर्शन जो है वो आरोपवाद, आरोपितवाद, उपचयवाद या उत्पत्तिवाद, चमत्कारवाद। और सिद्धांत प्रभावित किससे है? मीमांसा दर्शन से। पूछा गया है भाई कई बार। अब नेट परीक्षा में देख लेना, कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं है जहां यहां से प्रश्न न आए जिसमें। अब देखो फिर निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति लिया है, ये भी पूछा जाता है कि भट्ट लोलट के अनुसार निष्पत्ति का अर्थ क्या है और संयोग का अर्थ क्या है, ये भी पूछे जाते हैं भाई। ये सब ही है। और देखो एक प्रश्न, ये प्रश्न पूछे जाते हैं भाई यहाँ से, तो ये महत्वपूर्ण है भट्ट लोलट के बारे में। अब अगले जो आचार्य हैं, चित्र तुरंग न्याय हमने देखा, उसमें तो शंकुक, उन्होंने भी रस, निष्पत्ति और संयोग की व्याख्या की है। तो दूसरे आचार्य जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे भाई शंकुक। आचार्य शंकुक के मत के बारे में देखेंगे भाई। आचार्य शंकुक ने दूसरे जो है भाई जिन्होंने संयोग और निष्पत्ति की व्याख्या की है, या भरत मुनि के रस सूत्र की, उसमें है भाई आचार्य शंकुक। अब देखो आचार्य शंकुक से भी बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं भाई। अब आचार्य शंकुक का जो सिद्धांत है, एक तो यही याद रखना है, कई बार पूछा गया है भाई अनुमितिवाद। अनुमितिवाद है भाई, इनके सिद्धांत का नाम है अनुमितिवाद। और देखिए इन्होंने ये जो है शंकुक है, ये न्याय दर्शन के बहुत बड़े आचार्य थे भी। न्याय दर्शन से प्रभावित थे या न्याय दर्शन के आचार्य थे, ये बात याद रखनी है। यानी कि वो तो मीमांसा दर्शन से के थे और ये न्याय दर्शन के बड़े आचार्य थे। और देखो इन्होंने इस सिद्धांत में निष्पत्ति का अर्थ लिया है। निष्पत्ति का जो अर्थ लिया है वो लिया है भाई अनुमिति। और संयोग का जो अर्थ लिया है शंकुक ने, वो लिया है भाई अनुमापक, अनुमाप्य अनुमापक, अनुमाप्य अनुमापक। अनुमाप्य अनुमापक भाव लिया है भाई। और चित्र तुरंग न्याय के द्वारा देखो, अभी जो हमारे ऑप्शन में क्या पूछा गया था उसको देखते हैं भाई। इन्होंने चित्र तुरंग न्याय द्वारा रस निष्पत्ति की व्याख्या की है भाई, कि जिस तरह देखो चित्र, पहले लिखो इसको फिर देखते हैं ये है क्या। चित्र तुरंग न्याय,
चित्र तुरंग न्याय द्वारा रस निष्पत्ति की व्याख्या की है भाई। अब रस, इन्होंने क्या कहा कि रस की निष्पत्ति कैसे होगी, निष्पत्ति यानी कि उत्पन्न होना, रस कैसे उत्पन्न होगा, आनंद कैसे आएगा आपको, तो चित्र तुरंग। अब देखो इसमें ये कहना चाहते हैं, इन्होंने क्या किया कि जिस तरह एक दीवार पे चित्र बना हुआ है घोड़े का, तुरंग होता भी घोड़ा, चित्र यानी कि घोड़ा जो दीवार पर बने घोड़े को देखकर और आप उसको असली घोड़ा मान लेते हो, तो वो जो आपको असली मान लिया और जो आनंद की प्राप्ति आपको हुई वो क्या रस निष्पत्ति है। तो ये इस तरह की व्याख्या, ये भी देखो कई बार प्रश्न पूछा गया भाई चित्र तुरंग न्याय की व्याख्या किसने की है, तो आचार्य शंकुक ने। अब देखो भाई हम क्या देखेंगे, अगला देखेंगे भाई तीसरा भट्टनायक। तीसरी जो व्याख्या की है वो की है भाई भट्टनायक ने, और भट्टनायक का तो आपको सब जानते हो सिद्धांत अभी भुक्तिवाद, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है भाई ये चारों। तो भट्टनायक का सिद्धांत लिख लीजिए, सिद्धांत है भाई भुक्तिवाद। भुक्तिवाद इनका सिद्धांत का नाम है, और ये सांख्य दर्शन के बड़े आचार्य थे भाई, सांख्य दर्शन के। देखो ये याद रखने हैं भाई ये दर्शन भी, क्योंकि यहां से भी प्रश्न आता है। अब देखो ये सांख्य दर्शन के बड़े आचार्य थे, और इन्होंने निष्पत्ति का जो अर्थ लिया है अपने सिद्धांत में, निष्पत्ति का अर्थ लिया है भुक्ति, और जो संयोग का जो अर्थ लिया है भट्टनायक ने वो लिया है भी भोज्य भोजक भाव संबंध, भोज्य भोजक भाव संबंध। देखो ये पूछे जाएंगे भाई। और देखो भाई भुक्तिवाद की सबसे बड़ी जो विशेषता है वो है भाई साधारणीकरण की। देखो भुक्ति, अब लिखो इनको, फिर देखेंगे साधारणीकरण के बारे में भी बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं भाई, हर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस पे समय लगाना, ये रिवीजन लगा लो आपका नेट वालों का तो, और ये जो पेपर होगा ना उसमें बहुत ज्यादा मददगार होगी ये क्लास आपके लिए, क्योंकि ये डाउट आपके क्लियर किए जा रहे हैं सारे कि आखिर गलत हुआ तो हुआ क्यों। क्योंकि देखो अब एक प्रश्न आएगा आगे देखना, एक क्या ये सारे ही करवाए गए थे आप लोगों को तो, और एक प्रश्न बिल्कुल हूबहू आया और मैंने देखो उसके ऊपर ऐसे लगवाया। वैसे मैं लिखवाती हूँ IMP इम्पोर्टेंट लगवाती हूँ ना कि यहाँ से प्रश्न आएगा, लेकिन वहां मैंने ये लगा रखा है वो प्रश्न एज इट इज आया और आप लोगों ने गलत किया। कितना दुख होता है भाई, करवाने के बाद भी आप नहीं करते। अब देखो आगे देखते हैं भाई इसके शंकुक भट्टनायक के बारे में देखते हैं। अब देखो भाई भट्टनायक ने अब भट्टनायक के जो ये भुक्तिवाद सिद्धांत है इसकी विशेषता क्या है भाई। देखो इस सिद्धांत की सबसे बड़ी देन है भाई साधारणीकरण की परिकल्पना। जो साधारणीकरण की परिकल्पना सबसे पहले किसने की, इसने भट्टनायक ने। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है, तो लिखो भाई भुक्तिवाद की सबसे बड़ी विशेषता है सर्वप्रथम साधारणीकरण व्यापार की। सर्वप्रथम यानी कि पूछा जाता है भाई साधारणीकरण की परिकल्पना सबसे पहले किसने की, तो फिर वहां भट्टनायक, कई बार प्रश्न पूछा गया है। सर्वप्रथम साधारणीकरण व्यापार की परिकल्पना करके रस को सभी के लिए ग्राह्य बना दिया। रस को सभी के लिए ग्राह्य बना दिया भाई। अब देखो ये सबसे बड़ी देन है भाई भुक्तिवाद की। एक एक महत्वपूर्ण है, एक एक बात लिखो, अगर लिख रखा है तो दोबारा लिखो, क्योंकि गलती हो गई ना आपसे फिर न हो, इसलिए लिखो। अब देखो भाई ये तो साधारणीकरण दिया। साधारणीकरण के बारे में देखेंगे, पहले देखते हैं जो भोजकत्व, जो गलत हुआ है आपका
कि भोजकत्व व्यापार के द्वारा भी भाव आदि का साधारणीकरण होता है, वही वाला तो प्रश्न गलत था ना, वो ऑप्शन। तो देखते हैं वो क्यों गलत था। देखो अब इसमें भट्टनायक ने 3 काव्य व्यापारों का उल्लेख किया है भाई। भट्टनायक ने 3 काव्य व्यापार, आप सबको पता है, ये कई बार बताए हैं, 3 काव्य व्यापारों का क्या किया है, उल्लेख किया है भाई। अब 3 काव्य व्यापार कौन से बताए, एक तो बताया है भाई इन्होंने अभिधा। देखो ये तो, और इन्होंने 2 जो इनके अपने हैं मौलिक उद्भावनाएं हैं वो बताई है भाई, भावकत्व व्यापार, और एक बताया भाई इन्होंने भोजकत्व व्यापार। अब देखो कई यहां से ये भी प्रश्न बना है कि इनकी 2-3 व्यापार बताए हैं, ये भी प्रश्न बना है अपने आप में कि भट्टनायक ने कितने काव्य व्यापार बताए हैं, और फिर ये भी पूछा गया है कि इनकी मौलिक उद्भावनाएं कौन सी हैं। तो ये 2 इनकी मौलिक उद्भावनाएं हैं भाई, ये मौलिक उद्भावनाएं हैं, लिख लो, ये भी प्रश्न आया हुआ है और गंभीर प्रकृति का प्रश्न बनेगा फिर से। ये सहज प्रश्न नहीं होते, और यही तो आपको और बच्चों से आगे करते हैं जो इतनी गंभीरता से आप अध्ययन कर रहे हो। ये मौलिक उद्भावनाएं हैं भाई। और देखो अब साधारणीकरण के बारे में देखते हैं भाई। अब देखो इसी को सबसे ज्यादा महत्व दिया है, और ये इन जो नए काव्य व्यापारों की जो परिकल्पना की है कि भुक्तिवाद सिद्धांत में भट्टनायक ने, ये बात याद करनी है। अब देखते हैं थोड़ा सा साधारणीकरण के बारे में, इनको लिख लो। अब देखते हैं भाई साधारणीकरण क्या है। देखो साधारणीकरण के बारे में भी कई प्रश्न पूछे जाते हैं, तो देखते हैं भाई साधारणीकरण क्या है, क्योंकि यहां से भी प्रश्न आएंगे। अब आगे जो साधारणीकरण क्या है भाई, सबसे पहले तो ये देखो कि साधारणीकरण आखिर है क्या। अब देखो भाई साधारणीकरण की 1-2 हम बातें लिखेंगे, फिर समझाएंगे कि ये है क्या। सबसे पहले तो लिखो भाई रसास्वादन का एक महत्वपूर्ण तत्व है। साधारणीकरण क्या है भाई, रसास्वादन का महत्वपूर्ण तत्व है। दूसरी बात लिखेंगे कि इसमें व्यक्तिकता के स्थान पर निर्व्यक्तिकता की स्थिति होती है। इसमें अब देखो भाई निर्व्यक्तिकता की स्थिति होती है, यानी हम कह सकते हैं कि विशिष्टता की जगह सामान्यीकरण होता है भाई। इसमें विशिष्ट भावों का सामान्यीकरण ही साधारणीकरण है। विशिष्ट भावों का, ये देखो ये याद करने हैं और बिल्कुल आसान है, इनके बाद आप आसानी से साधारणीकरण को समझ पाओगे। विशिष्ट भावों का सामान्यीकरण और अगली जो विशेषता है साधारणीकरण रसास्वादन की पूर्ववर्ती प्रक्रिया है। ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है भाई कि साधारणीकरण रसास्वादन की पूर्ववर्ती है, यानी कि रस से पहले की स्थिति होती है भाई साधारणीकरण। रसास्वादन की पूर्ववर्ती प्रक्रिया है। और अगला लिखना चाहो तो आप लिख लो कि साधारणीकरण क्या है भाई,
मनुष्य का विलयन, निर्व्यक्तिकरण और संबंध विशेष का त्याग। साधारणीकरण की सबसे सटीक परिभाषा क्या है भाई? मनुष्य का विलयन, मनुष्य का विलयन, निर्व्यक्तिकरण, संबंध विशेष का त्याग। ये लिख लिया होगा आपने, संबंध विशेष का त्याग और असाधारण को इस तरह प्रस्तुत करना, और असाधारण को इस तरह प्रस्तुत करना। देखो ये लिख लेना, लिख लिया होगा, रसास्वादन महत्वपूर्ण तत्व है। साधारणीकरण रसास्वादन का महत्वपूर्ण तत्व है। आप देखिए इस तरह प्रस्तुत करना कि वह सभी के लिए ग्राह्य हो जाए। अब देखिए साथ, अब ये जो बातें चल रही हैं इसमें आप ये सोचते हो कि कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, कैसे समझ में आए। कई बार जो आप शुरुआत में करते हो तो ऐसा लगता है। आप देखो इसमें क्या कहना चाहता है, सीधी सीधी बात ये है कि मैं जो आपको पढ़ाना चाहती हूँ और वो यदि आपके समझ में आ गया और उसमें आपको रस पैदा होने लगा, आनंद आने लगा, तो आपका साधारणीकरण हो गया, यानी कि आपका और मेरा तादात्म्य हो गया। यानी कि कहना ये चाहते हैं, देखो मनुष्य का विलयन, आप कोई नाटक देखते हो भाई, देखो कोई भी आपने कुछ देखा, जैसे राम बना हुआ है कोई, और इसमें देखेंगे आगे, जैसे देखो 3 शब्दों का प्रयोग हम करते हैं। एक होता है अनुकर्ता, एक होता है अनुकार्य, और एक क्या होता है भाई सहृदय। देखो ये तीनों देखते हैं, समझ में आएगा। अब जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ ना, अब ध्यान से देखना, आप अच्छे से समझ पाओगे ये चीजें हैं क्या। ये आगे आएंगी, वहां भी अच्छे से एक्सप्लेन करवाएंगे। अब देखो एक होता है भाई अनुकर्ता, और एक होता है अनुकार्य, और एक होता है भाई सहृदय, या इसी को बोलते हैं सामाजिक। अब देखो ये होते क्या हैं, समझ में नहीं आते। अब इसको मैं देखो सरल भाषा में समझाती हूँ। जैसे अनुकर्ता होता है भाई, कोई देखो पौराणिक पात्र है, जैसे राम है, कृष्ण है, हनुमान है, या कोई भी है, उसका रोल करता है कोई व्यक्ति, उसकी वेशभूषा पहनता है, तो उसको तो बोलेंगे हम अनुकर्ता, यानी कि हम तो उसको राम ही मान लेते हैं। तो यानी कि जो अनुकर्ता नट भी बोलते हैं भाई इसको, जो रोल करता है ना, जो अब वर्तमान में जो हमारे सामने है राम बना हुआ है, वो कौन है? अनुकर्ता नट है वे। और जो देखो अनुकार्य क्या है, जो वास्तविक थे कभी, वो पौराणिक पात्र जो कभी वास्तविक थे और जिनका अब हम रोल करते हैं या दिखाते हैं, वो दिखाने वाले तो हैं अनुकर्ता, लेकिन जो वास्तविक थे पौराणिक पात्र, वो है भाई कौन है? अनुकार्य। वो पौराणिक पात्र जैसे राम है, कृष्ण, हनुमान, कोई भी लगा लो भाई, चाहे वो राक्षस भी है कोई उस समय का, जो भी वहां हम दिखाते हैं। और सहृदय क्या होता है? देखो सहृदय को ही सामाजिक भी कह देते हैं। अब देखो ये सामाजिक और सहृदय में आप विचलित हो जाते हो, ऐसी शब्दावली आती है तब। अब देखो ये होता है देखने वाला, दर्शक आप जिसको बोलते हो, या पढ़ता है कोई चीज तो पाठक आप जिसको बोलते हो, या कोई सुनता है तो सुनने वाले जैसे अब आप। तो ये क्या होते हैं? सहृदय उसको बोलते हैं। और देखो सहृदय से भी एक प्रश्न पूछा जाता है, यदि आपने ध्वनि सिद्धांत देखी होगी क्लास, तो उसमें सहृदय की अवधारणा सबसे पहले आनंदवर्धन ने दी थी भाई। देखो ये बातें जो छोटी छोटी मैं बार बार आप लोगों को बताती हूँ, ये बार बार बताने का मकसद यही है कि आपके समझ में आने लगे और यहाँ से प्रश्न बनते हैं। हर ये पिछली परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं भाई। तो ये देखो ये 3 चीजें होती हैं, इसी को सामाजिक भी कह देते हैं। तो फिर आप ये सोचते हो कि सामाजिक क्या आ गया, सहृदय तो नहीं, ये विचलित नहीं होना है भाई। अब देखो इस साधारणीकरण को देखते हैं हम। मनुष्य का विलयन, यानी कि कोई देखो हम देख रहे हैं अभी रामलीला, आप 1 मिनट कल्पना करो कि हम जैसे कोई हमारे सामने
पौराणिक राम कथा वाचन चल रहे हैं, नाट्य चल रहा है भाई मंच पे, नाटक। अब देखो वहां मनुष्य का विलयन, हम इतने खो जाते हैं कि हम जो वो अनुकर्ता नट है जो राम की वेशभूषा पहने हुए है उसी को इतने आदर मान सम्मान से देखते हैं कि वो राम ही है, वही पौराणिक राम हमारे सामने खड़ा है जैसे। तो वो विलयन हो गया, बिल्कुल विलयन हो गए, निर्व्यक्तिकरण। यानी कि अब हमें अपनी सुध बुध नहीं है, व्यक्तिकता के लिए कोई स्थान नहीं होता साधारणीकरण में, निर्व्यक्तिक हो गए। और देखो संबंध विशेष का त्याग हो गया, जो संबंध हमारा उस आदमी के साथ कुछ भी संबंध हो उसका त्याग हो गया, 1 मिनट के लिए हम उसको राम ही मान लेते हैं। और ऐसा धारण को, जो एक ऐसा धारण चीज थी, राम तो ऐसा धन है, ऐसा धन चीज को इस तरह प्रस्तुत करना कि वह सभी के लिए ग्राह्य हो जाए और वो सभी के समझ में आ जाती है वो चीज, इस तरह से उसको प्रस्तुत किया जाता है, तो वो होता है साधारणीकरण। यानी कि आप ये मानो कि आप जैसे कोई भी फिल्म देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो और उसमें आप बिल्कुल खो गए, तो आपका साधारणीकरण हो गया। भाई देखो कोई भी ऐसे दुखांत घटना आ जाती है तो आप रोने लगते हो, हालांकि हकीकत में तो हमारा उनका कोई संबंध नहीं है, हम जानते तक नहीं उनको, लेकिन उस घटना को देखकर हम क्या करते हैं, रोने लग जाते हैं। या कहीं हंसी की बात होती है तो हंसने लग जाते हैं। वो हाँ आप ये लगाओ कि वहां आपका साधारणीकरण हो गया, आप जुड़ गए, तादात्म्य हो गया, आप बिल्कुल अपने आप को भूल चुके हो, अब उन्हीं के साथ तल्लीन हो गए, ये होता है साधारणीकरण। और इसमें देखो ये इसकी विशेषताएं होती हैं और इससे प्रश्न पूछा जाता है भाई। और साधारणीकरण की अवधारणा सबसे पहले किसने दी, भट्ट नायक ने दी भाई। ये प्रश्न यहां से बनते हैं। अब जो चौथा जो है भाई रस निष्पत्ति में जो चौथा प्रवृत्ति आचार्य जिसने व्याख्या की वो है भाई अभिनव गुप्त, उसके बारे में भी देख लेते हैं, फिर अगले प्रश्न पर चलेंगे। देखो यहां से एक प्रश्न से हमने देखो 200-300 प्रश्न बनेंगे भाई, देख लेना आप। और हर प्रश्न महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में एक नहीं कई बार पूछा गया है। अब देखो भाई अगला देखते हैं हम, जो भरत मुनि के जो रस सूत्र में जो 2 शब्द आए संयोग और निष्पत्ति, उनकी 4 आचार्यों ने व्याख्या की, 3 हम कर चुके हैं। सबसे पहले भट्ट लोलट, फिर शंकुक और फिर भट्ट नायक, और चौथा अब है भाई अभिनव गुप्त। अब देखो भाई अभिनव गुप्त है, अभिनव गुप्त ने सिद्धांत दिया भाई क्या, अभिव्यक्तिवाद। इनके सिद्धांत का नाम क्या है, अभिव्यक्तिवाद। देखो भाई ये कई बार कल मैंने बाद में देखा, ऐसे लिख देती हूं तो बोलती हूं तो आप लोग देख लेना, बोलने से आप लिख सकते हो, बच्चे तो हो नहीं। तो देखो भाई अभिव्यक्तिवाद क्या है, अभिव्यक्तिवाद इन्होंने सिद्धांत दिया और इन्होंने निष्पत्ति का अर्थ क्या लिया भाई, इन्होंने निष्पत्ति का अर्थ लिया अपने सिद्धांत में अभिव्यक्ति, यानी कि किसी चीज की अभिव्यक्ति जो होगी, और संयोग का अर्थ लिया इन्होंने, अभिनव गुप्त ने संयोग का अर्थ लिया भाई व्यंग्य व्यंजक भाव। देखो ये तो आपके सामने ही आया था, चौथा ऑप्शन जो था व्यंग्य व्यंजक भाव, व्यंग्य व्यंजक भाव संबंध, ये कहा है भाई इन्होंने। और ये देखो भाई यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि अभिनव गुप्त शैव दर्शन या वेदांत दर्शन भी आप इसको बोलते हो, प्रभावित थे भाई शैव दर्शन से, या प्रत्यभिज्ञा दर्शन भी आप इसको बोलते हो, प्रत्यभिज्ञा दर्शन भी आ सकता है या शैव दर्शन भी, ये कश्मीर का दर्शन है भाई। अब इन्होंने देखो अभिनव गुप्त के बारे में एक और प्रश्न पूछा गया कि रस ध्वनि का बहुत सुंदर समन्वय किया है अभिनव गुप्त ने अपने सिद्धांत में। रस और ध्वनि, इन्होंने कहा कि रस और ध्वनि दोनों एक दूसरे के विपरीत नहीं बल्कि पूरक है, रस ध्वनि का सुंदर समन्वय किया है। ये भी महत्वपूर्ण है भाई, पूछेंगे कि कौन से आचार्य ने रस ध्वनि का सुंदर समन्वय किया है, तो अभिनव गुप्त ने अपने सिद्धांत अभिव्यक्तिवाद में रस ध्वनि का सुंदर समन्वय किया है। आप देखो ये कई बार कर्म में भी लगवा लेते हैं, तो जो कर्म लिखवाया गया है यही कर्म है भाई इनका। अब देखो अभिनव गुप्त के गुरु थे भाई भट्टोत,
इनकी एक दो पुस्तकें हैं जो काफी पूछी जाती हैं, वो भी लिख लो, क्योंकि रिवीजन क्लास मान लो आप इसे, या कुछ भी मान लो भाई, क्योंकि अब चला हुआ है टॉपिक, याद आ रही है तो वो बातें महत्वपूर्ण है बहुत ज्यादा। देखो भाई, अभिनव गुप्त के गुरु थे भी भट्टोत, और इनका भी प्रश्न आया हुआ है, वो आगे नवोन्मेषण शालिनी प्रतिभा, वो प्रश्न भी आया हुआ है आगे, स्टेट में ही आया हुआ है, इन क्या ही है वो कथन। अब देखो इनके गुरु, इन्होंने पुस्तक लिखी थी भट्टोत की, एक पुस्तक थी काव्य कौतुक, ये भी पूछी गई है भाई, काव्य कौतुक पुस्तक भी पूछी गई है। और फिर इसकी टीका लिखी भाई, इस पुस्तक की टीका लिखी अभिनव गुप्त ने, और किस नाम से लिखी, काव्य कौतुक विवरण नाम से लिखी भाई, काव्य कौतुक विवरण, काव्य कौतुक विवरण नाम से ये टीका लिखी अभिनव गुप्त ने। देखो कई बार आप विचलित हो जाते हो इसमें, काव्य कौतुक पुस्तक किसकी है भाई, भट्टोत की है, लेकिन जो टीका है इसकी वो अभिनव गुप्त ने लिखी भाई, काव्य कौतुक विवरण नाम से। जिस तरह से देखो लिखवाया गया था पहले रस सिद्धांत में भी कि अभिनव गुप्त ने नाट्य शास्त्र की भी टीका लिखी है भाई, अभिनव भारती नाम से। ये एक दो पुस्तकें लिखो इनकी, क्योंकि पूछी जाती हैं भाई। देखो भाई, अभिनव गुप्त ने क्या किया है, नाट्य शास्त्र की टीका लिखी है भाई, भरत मुनि का है नाट्य शास्त्र, और नाट्य शास्त्र की टीका किस नाम से लिखी है अभिनव गुप्त ने, अभिनव भारती। और एक देखो इनकी पुस्तक कौन सी है भाई, एक तंत्रालोक है इनकी पुस्तक अभिनव गुप्त की, उसमें गोरखनाथ के बारे में लिखा गया है, वो भी लिखवा है, वो करवाया हुआ है सब आपके, तो वहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं भाई। अब देखो आगे हम देखते हैं, ये हो गया भाई हमारा जो पहला प्रश्न था उसका निष्कर्ष, कि पहले प्रश्न में जो साधारणीकरण उसमें बताया कि भट्ट नायक के अनुसार भोजकत्व व्यापार के विभाव आदि के द्वारा साधारणीकरण होता है, तो ये गलत था, भावकत्व आना था, क्योंकि रस भोग के लिए भोजकत्व का प्रयोग किया जाता है और रस निष्पत्ति के लिए भावकत्व का प्रयोग किया जाता है, यानी साधारणीकरण किसका होता है, भावों का। अब देखते हैं भाई हम अगला प्रश्न, ये था हमारा प्रश्न जो इससे देखो कितने प्रश्न बनेंगे और सारे पूछे गए हैं भाई। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम, अगला क्या प्रश्न पूछा गया है इसमें, अब देखो भाई एक प्रश्न पूछा गया है इसमें, इंक डालो, देखो एक प्रश्न पूछा गया है इसमें भी, काव्य हेतु विषयक कौन सी विचार सारणी सही नहीं है। अब देखो ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत गंभीरता से पूछा गया है भाई ये प्रश्न भी, और इसी में मैंने ये लगवा रखा था और फिर भी गलत हुआ है। अब देखो कैसे देखते हैं, पहले ऑप्शन लिखते हैं और फिर इसका पोस्टमार्टम करते हैं भाई पूरी तरह से, कि आखिर था क्या इस प्रश्न में, गलत क्यों हुआ। अब देखो ये तो आपके समझ में आ गया होगा कि एस्टेट यदि ऐसा बनाया गया है तो जो 2 महीने बाद स्क्रीनिंग टेस्ट होगा वो कैसा बनाया जाएगा, इससे आप अनुमान लगा सकते हो भाई। अब देखो जो प्रश्न अगला आया, काव्य हेतु के बारे में प्रश्न आया भाई। काव्य हेतु क्या होते हैं भाई, काव्य यानी कि कविता, और हेतु कारण, कि कविता करने के कारण कौन कौन से हैं, क्यों की जाए कविता, क्यों की गई कविता, उसके बारे में पूछा गया कि काव्य हेतु विषयक प्रश्न है आया था भाई, ये कौन सी विचार सारणी सही नहीं है। देखो भाई सही गलत तो आपने मिलान कर लिया होगा क्योंकि की आ चुकी है, लेकिन ये तो हम ये लगाओ आप कि पोस्टमार्टम कर रहे हैं, एक तरह से विश्लेषणात्मक अध्ययन हम कर रहे हैं भाई, क्योंकि अब टिक लगवाएं ये तो कोई भी लगवा देगा, लगवा भी दी होंगी बहुतों ने गलत सलत, लेकिन यहाँ यदि आप की में भी गलती मिलेगी, देखो मेरे पास पेपर है नहीं तो कोड के अनुसार आप मिला के, और जो यहाँ आपके सामने जो विश्लेषण किया गया है
उसके हिसाब से आप सही गलत देखना और फिर आप ऑब्जेक्शन भी लगाना, क्योंकि वो मांगे गए होंगे, 2-3 दिन का समय दिया जाता है, तो वो आप लगा देना, क्योंकि प्रूफ भी आपके सामने है और बता भी देंगे कहाँ से कौन सा गलत है। तो देखो भाई, काव्य हेतु के विषय में पहला जो ऑप्शन है, विकल्प आया कि काव्य के मुख्यतः 3 हेतु माने गए हैं। भाई काव्य के मुख्यतः 3 हेतु माने गए हैं। ये बात तो सही है भाई, 3 हेतु माने गए हैं। अब कौन कौन से माने गए हैं, तो इन्होंने लिखा भाई प्रतिभा, बिल्कुल यही माना गया है, और व्युत्पत्ति या व्युत्पत्ति के ही फिर और अभ्यास, ये तो बिल्कुल सही है भाई, क्योंकि 3 ही काव्य हेतु माने गए हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। और प्रतिभा को बताते हैं कि ये जन्मजात होती है, और अभ्यास और व्युत्पत्ति को हम अर्जित कर सकते हैं। अब देखो, कई विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने प्रतिभा को महत्व दिया है, कई ऐसे हैं जैसे दंडी, उन्होंने अभ्यास को महत्व दिया है, वो देखेंगे आगे। दूसरा जो विकल्प आया वो है भी कवि, देखो वही आ गया अब कवि की, भट्टोत वाला ही, कि कवि की नव नवो उन्मेषण शालिनी, नव नवो उन्मेषण शालिनी बुद्धि को प्रतिभा कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं भाई, ये देखो भट्टोत ने कहा है, और ये प्रश्न अपने आप में कई बार पूछा गया है। और देखो भाई, तीसरा जो ऑप्शन इसमें डाला गया वो डाला गया भाई मम्मट, मम्मट का डाला गया है कि मम्मट शक्ति, सर ये चल नहीं रहे मार्कर, मम्मट शक्ति यानी कि प्रतिभा, शक्ति, देखो फिर लिखा हुआ भाई प्रतिभा, ये चल नहीं रहा बिल्कुल मार्कर, निपुणता और अभ्यास, तीनों को सम्मिलित रूप से काव्य हेतु मानते हैं। तीनों को सम्मिलित रूप से काव्य हेतु मानते हैं। और जो अगला जो डाला गया चौथा ऑप्शन है, अब तब तक आप अपने बुद्धि से देखो, दौड़ाओ अपने बुद्धि के घोड़ों को कि ये क्या पढ़ा हुआ है या नहीं, कौन सा गलत है इसमें बताना है। देखो चौथा ऑप्शन है भाई भाम्य के अनुसार प्रतिभा काव्य का अनिवार्य हेतु नहीं है। प्रतिभा के अभाव में भी अध्ययन और अभ्यास के द्वारा काव्य रचना संभव है। अध्ययन और अभ्यास के द्वारा काव्य रचना संभव है। अब देखो भाई, ये 4 विकल्प आपके सामने हैं और पूछा गया है कि काव्य हेतु के बारे में कौन सा सही नहीं है। अब आपको बताना है कि इसमें गलत कौन सा है। पढ़ो और देखो, काव्य के मुख्यतः 3 हेतु बताए गए हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, बिल्कुल सही है। कवि की नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा को ही बुद्धि को ही प्रतिभा कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। और ये कथन है भाई भट्टोत का, और उसमें संस्कृत में तो ये लिखा होता है कि प्रज्ञा नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा,
और हिंदी में ये बन गया इसका। और मम्मट यानी कि मम्मट ने प्रतिभा को शक्ति कहा है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है भाई। बिल्कुल कहा है, प्रतिभा, निपुणता और अभ्यास तीनों को सम्मिलित रूप से काव्य हेतु माना है। बिल्कुल सही है। अब ये गलत ये है तो क्यों है, यहाँ पे गलती कैसे है, कहाँ है, विद्वानों आप पहचानो इसको। देखो यहाँ पे ये गलत है भाई, ये भाम्य ने नहीं कहा, ये दंडी ने कहा है। वाक्य पूरा सही है, लेकिन यहाँ भाम्य की जगह दंडी आना था भाई। क्योंकि देखो मैंने अगर आप में थोड़ा सा भी अनुमान लगाया तो स्टार्टिंग में ही बिल्कुल पहला लिखते ही विकल्प बताया था कि दंडी ने अभ्यास को महत्व दिया है सबसे ज्यादा, कि अभ्यास से सब कुछ किया जा सकता है। अभ्यास से आप एस्टेट भी कर सकते हो, नेट भी कर सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हो, दंडी कहते हैं भाई ये। और अभ्यास कब होगा, दंड देने से होगा। तो याद करने की ट्रिक भी मैंने आपको बता दी है कि आपको दंड देते हैं ना अध्यापक, तो आप अगर होमवर्क दे दिया जाता है तो आप करते हो, नहीं तो अपने आप नहीं करते। ये बिल्कुल सही बात है, ये गलत है भाई इसमें। क्योंकि दंडी के अनुसार प्रतिभा काव्य का अनिवार्य हेतु नहीं है कि प्रतिभा तो जन्मजात होती है, प्रतिभा किसी में हो न हो। क्योंकि देखो हम सामान्य बोलचाल में भी कहते हैं कि माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आता, यहाँ इस दुनिया में आके ही सीखना होता है सब कुछ। और सीखने की कोई उम्र कोई समय नहीं होता, सब कभी भी कोई सीख सकता है भाई। अब आप लोगों के पास समय भी है, साधन भी है, सब कुछ है, तो आप लोगों को ये सीखना चाहिए। तो दंडी है भाई, दंडी का है ये कथन। अब इसका हम निष्कर्ष देखेंगे, इससे महत्वपूर्ण काव्य हेतु से संबंधित महत्वपूर्ण बातें जो प्रश्न पूछे गए हैं और आगे पूछे जा सकते हैं वो देखेंगे, क्योंकि परीक्षा बिल्कुल आपके नजदीक है। अब देखते हैं भाई हम, अब इसका निष्कर्ष देखते हैं भाई काव्य हेतु का। ये तो आपने नोट कर लिए होंगे, है ही आप लोगों के पास, पेपर होगा जिन्होंने दिया है उसके उनके पास। तो अब देखो भाई, अच्छा पेपर बनाया हुआ है भाई। देखो सॉल्यूशन करने में भी मजा आता है, आप लोगों को भी बिल्कुल आनंद रस की निष्पत्ति हो रही होगी, साधारणीकरण आपका हो गया होगा। अब देखो भाई लिखते हैं इसमें कुछ हमें कि काव्य हेतु है क्या। काव्य हेतु के बारे में जानो पहले तो। देखो काव्य हेतु क्या है भाई, किसी व्यक्ति में काव्य रचना की सामर्थ्य उत्पन्न कर देने वाला कारण क्या है। यानी कि कविता करने की आप में जो ताकत या शक्ति पैदा हो गई, और उस शक्ति को पैदा करने वाले जो कारक होंगे, कारण होंगे, वो हेतु काव्य हेतु होंगे भाई। तो लिख लो इसके बारे में कि काव्य रचना का सामर्थ्य, काव्य रचना का, ये नहीं चलेगा, सामर्थ्य उत्पन्न कर देने वाले कारण। काव्य हेतु होंगे भी। देखो काव्य हेतु के ऊपर तो कम से कम जो बनाए थे अभ्यास के जो प्रश्न किए थे उन्हीं में से आ गया प्रश्न भी, क्योंकि ये सारे अभ्यास में करवाए गए थे और कितने अच्छे से काव्य हेतु किया था। अब देखते हैं भाई हेतु का शाब्दिक अर्थ कारण हो गया। अब काव्य हेतु तीन होते हैं भाई, कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है भाई प्रतिभा, दूसरा होता है व्युत्पत्ति, और तीसरा होता है भाई अभ्यास। यानी कि काव्य रचना, यदि ये तीन आपके अंदर है, कारण है, मौजूद है, तो आप कविता कर सकते हो, काव्य कर सकते हो भाई। काव्य कविता करना ही होता है काव्य। अब देखो कैसे प्रतिभा है आप में, यानी कि आप प्रतिभाशाली हो, आईक्यू लेवल आपका काफी है, तेज है, तो आप कविता कर सकते हो। और व्युत्पत्ति देखिए इसमें हम देखेंगे कि ये तो होती है भाई जन्मजात। देखो ये तो कुछ गॉड गिफ्टेड बच्चे आप कह सकते हो, उनको जो होते हैं वो तो एकाध ही होते हैं,
ज्यादातर ये वाले होते हैं। और ये क्या है, ये हासिल करने की या अर्जित किए जा सकते हैं। ये दोनों चीजें आप अर्जित कर सकते हो, इनको हासिल किए जाने वाले हैं, ये दोनों कारण है। और देखो भाई, इसमें दंडी ने अभ्यास को सर्वाधिक महत्व दिया है। अभ्यास को दंडी ने सर्वाधिक महत्व दिया है। कई बार प्रश्न आया है भाई, और अब भी यही प्रश्न था आपके सामने, सर्वाधिक महत्व दिया है। ये कहते हैं कि वृंद कवि का जो उदाहरण है, करत करत अभ्यास के शिल्प रसरी शिल्प पर पड़त, अब माइंड से स्लिप हो गई भाई। ये बहुत फेमस है और आसान भी है। हाँ देखो भाई, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। यानी कि वृंद कवि ने जो ये उदाहरण दिया है कि बार बार अभ्यास करने से जड़मत होत सुजान, जो जड़मती है, बिल्कुल बुद्धि जड़ है, वो भी क्या सुजान हो जाती है, यानी कि बुद्धि कुशाग्र हो जाती है। और रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान, यानी कि सिल, देखो जो पत्थर है, शिला है, वो कितनी कठोर होती है, और रस्सी बिल्कुल नाजुक होती है, और वो बार बार यदि घर्षण होता है, आती जाती है, तो उसके ऊपर निशान डाल देती है। यानी कि अभ्यास का महत्व तो बताया गया है इसमें। वृंद कवि का ये दोहा सब लोग जानते हो आप। और ये दंडी ने इस दोहे को सार्थक सिद्ध किया है भाई, कि अभ्यास के द्वारा आप कुछ भी कर सकते हो, और ये यही हकीकत भी है भाई। अब देखो आगे देखेंगे हम, इसमें एक तो बातें और लिखो भाई, जैसे भट्टतोत का है ये लिख लो। भट्टतोत वाला कई बार पूछा गया है भाई। इसी में है ये कि प्रज्ञा नवो उन्मेषण शालिनी प्रतिभा, प्रज्ञा नवो उन्मेषण शालिनी नवो उन्मेष शालिनी प्रतिभा। ये कई परीक्षाओं में ऐसे लिखा जाता है और पूछा जाता है किसका है, तो ये किसका है भाई, भट्टतोत का है भाई। और भट्टतोत की रचना कौन सी थी, काव्य कौतुक थी। और इसकी टीका किसने लिखी थी, अभिनव गुप्त ने लिखी थी भी, काव्य कौतुक विवरण नाम से लिख लेना ये भी। और देखो भाई, एक अभिनव गुप्त ने नाट्य शास्त्र की टीका, अभिनव भारती, और एक आनंदवर्धन का सिद्धांत है, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी धवन्यालोक, उसकी भी टीका लिखी है अभिनव गुप्त ने धवन्यालोक लोचन नाम से। देखो इन पुस्तकों में भी अंतर आप, धवन्यालोक देखो ये, या इसको सहृदयालोक भी बोलते हैं, ये जो पुस्तक लिखी है ये आनंदवर्धन ने लिखी है। ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, आनंदवर्धन। और इसी पुस्तक में उन्होंने अपना ध्वनि सिद्धांत दिया है। और इसकी जो टीका लिखी है वो लिखी है अभिनव भारती ने धवन्यालोक लोचन नाम से। तो ये देखो, ये कई बार आप याद कर लेते हो, धवन्यालोक फिर लोचन लगा मिलता है तो आनंदवर्धन की लगा देते हो। ये टीका लिखी है अभिनव गुप्त ने। अभिनव गुप्त की ये 4 पुस्तकें याद रखनी है भाई, बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। एक तो क्या भाई, भट्टतोत के काव्य कौतुक की टीका लिखी काव्य कौतुक विवरण नाम से, धवन्यालोक की टीका लिखी धवन्यालोक लोचन नाम से, नाट्य शास्त्र की टीका लिखी अभिनव भारती नाम से, और एक इनकी रचना है तंत्रालोक। ये चारों रचनाएं पूछी जाती हैं बहुत ज्यादा। और देखो भाई इसमें और क्या है, अभिनव गुप्त ने भी देखो इसके बारे में, प्रतिभा के बारे में कहा है। और अब ये पेपर आपका कौन सा हुआ था थोड़े दिन पहले, उसमें ये प्रश्न आया था भाई। अभिनव गुप्त ने भी देखो कहा है, प्रति अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमता प्रज्ञा, अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमता। देखो ये इकट्ठा लिखा मिल जाता है और इतना बड़ा देख के हम सोचते हैं क्या गया। प्रति अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमता प्रज्ञा, ये किसने कहा है भाई, ये कहा है अभिनव गुप्त ने कहा है भाई ये। और ये पूछा गया है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये भी आप लगा के चलो। और देखो भाई इसमें क्या आगे, राजशेखर का भी कई बार पूछा गया है भाई,
प्रतिभा के दो भेद कार्यत्री और भावत्री किसने किया है? राजशेखर ने। पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा, तो ये भी लिखो भाई, राजशेखर का भी लिख लो, क्योंकि अभी आपके 2-4 दिन ही बच गए ना पेपर के। राजशेखर ने प्रतिभा के दो भेद किए भाई, और एक तो कौन सा किया है? कार्यत्री प्रतिभा किया है एक तो, और दूसरा क्या किया है भाई? भावित्री। भावित्री प्रतिभा ये तो क्या होती है? जन्मजात होती है, और ये अर्जित की जाती है भाई। जो कार्यत्री होती है, कवि की जो प्रतिभा होती है, ये जन्मजात, और ये भावित्री होती है, ये अर्जित होती है भाई। ये आप बोल सकते हो पाठक या सहृदय के पास होती है, और ये होती है कवि के पास। अब देखो यहां से एक प्रश्न पूछा गया एक बार है कि काव्य हेतुओं के बारे में हिंदी में, देखो ये तो संस्कृत के आचार्य हैं, काव्य हेतुओं के बारे में हिंदी में सर्वप्रथम किसने चर्चा की है? ये प्रश्न भी पूछा गया है भाई। तो लिखो, ये कुलपति मिश्र ने की है भाई ये चर्चा, हिंदी में सर्वप्रथम काव्य हेतुओं पर चर्चा। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई ये भी। हिंदी में सर्वप्रथम काव्य हेतुओं पर चर्चा, ये किसने की है भाई? कुलपति मिश्र ने की है भाई, कुलपति मिश्र। वैसे देखना रीतिकाल में हम ये रीतिकाल का जो आपको मिलेंगे 6-7 क्लासेस मिलेंगे आपको, अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी विबोध एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे, उसमें भी देखोगे तो आप बिल्कुल ये लिखवाया गया है। और इनकी रचनाओं के बारे में सर्वांग निरूपक ग्रंथ, क्योंकि वो भी पूछ लिए जाते हैं, बहुत कुछ डीपली आपको वहां मिलेगा, देखना उसमें जाके। और देखो भाई मम्मट वाला आ ही गया, ये शक्ति निपुणा लोक शास्त्र काव्य, ये भी आ गया। और शुक्ल ने, देखो एक शुक्ल का है भाई काव्य हेतु के बारे में, ये प्रतिभा के बारे में, कि अंत्य किरण की उद्भावित क्रिया को प्रतिभा कहते हैं, शुक्ल ने कहा है। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है भाई आपकी नेट परीक्षा में, तो लिख लो, ये भी लिख लो, यहां लिख लो भाई। शुक्ल का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है भाई कि प्रतिभा को क्या कहा है इन्होंने? अंत्य किरण की उद्भावित, अंत्य किरण की उद्भावित क्रिया। तो देखो आ सकता है कि प्रतिभा को अंत्य किरण की, प्रतिभा को कहा भाई इन्होंने, ये प्रतिभा को अंत्य किरण की उद्भावित क्रिया किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है भाई। ये हमने देखा भाई काव्य हेतुओं के बारे में। अगला प्रश्न देखेंगे, अब लिखो इनको। देखो भाई अब एक प्रश्न पूछा गया अलंकारों के बारे में पूछा गया। देखो भाई काव्य शास्त्र से बहुत ज्यादा यहाँ प्रश्न पूछे गए हैं, और काव्य शास्त्र का तो आखिर में करवाया गया था और बहुत अच्छे से करवाया गया था। ये सब अब करवा रहे हैं, तो पहले भी करवाया था, यही करवाया था, नोट्स बने पड़े हैं, नोटबुक में जाके देखना। अब देखो भाई आगे अगला जो प्रश्न है वो अलंकार से है भाई, और आपके सामने 4 ऐसा ही है अवधारणात्मक प्रश्न, कौन सा सही नहीं है। प्रश्न यही था बिल्कुल, इसी तरह के प्रश्न है वही तो आपको देखो और बच्चों से, ये तो ठीक है भाई पात्रता परीक्षा में तो सिर्फ आपको 60% अंक लेने होते हैं, लेकिन आगे जो आप अब स्क्रीनिंग दोगे टेस्ट, या फिर आप जहां भी दूसरे स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर की, हमारे यहाँ भी देखो जल्द ही हरियाणा में भी असिस्टेंट प्रोफेसर की आने वाली है भाई विज्ञप्ति। और उसमें देखिए आप कि एक और खास बात है आप बाहर वालों के लिए भी, कि हरियाणा में सिर्फ हिंदी साहित्य पूछा जाता है और कुछ नहीं पूछा जाता। कोई हरियाणा जी के, दूसरी जी के कुछ नहीं, सिर्फ हिंदी का पेपर, और उसमें सिर्फ हिंदी पूछी जाती है।
तो ये सब के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है इसका, बाहर के बच्चों को भी। यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर लगना आसान है हरियाणा में, क्योंकि अब देखो राजस्थान में तो पीछे आपने जो 50 प्रश्न 100 प्रश्न पूछे गए 50 नंबर के आपसे राजस्थान जीके के, और फिर पूछे वो 2 पेपर हुए आपके हिंदी के, वो पेपर भी सोल्व करवाएंगे भाई। बहुत ज़्यादा अवधारणात्मक प्रश्न, आप ये लगाओ कि बच्चों का मानना था कि टफ पेपर है, लेकिन ऐसा ही पेपर था। अब ये आपको कैसा लग रहा है? यदि आपकी समझ तुलनात्मक अध्ययन आपको करना आ गया तो बिल्कुल आप, और अभ्यास की यदि कमी नहीं है तो ये जो प्रश्न पत्र था ये बिल्कुल मुश्किल नहीं था भाई। अब देखो भाई, अलंकारों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो है भाई अलंकारों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। 4 कथन दिए गए और आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है, यानी कि 3 तो सही है, 1 गलत है। अब देखो सबसे पहला जो लिखा इसमें, अर्थ साम्य यमक का, अर्थ साम्य यमक का आवश्यक तत्व है। और क्या कहा, इसलिए समानार्थक शब्दों की आवृत्ति में यमक अलंकार होता है। इसलिए समानार्थक शब्दों की आवृत्ति में यमक अलंकार होता है। दूसरा जो विकल्प पूछा गया भाई, दूसरा जो विकल्प है इसमें दिया गया वो है भाई उपमेय में उपमान का। देखो आप सोचना, तब तक उत्तर बाद में बताएंगे। उपमेय में उपमान का संशय होने पर संशय होने के कारण संदेह अलंकार होता है। संदेह अलंकार होता है, ये है भाई दूसरा विकल्प। तीसरा जो विकल्प रखा वो है भाई अनेकार्थी शब्दों द्वारा होने के कारण संदेह अलंकार में। देखो आगे ये थोड़ा सा और है भाई, संदेह अलंकार में पूरा ही लिखो। संदेह अलंकार में सत्य असत्य का निश्चय नहीं होता, सत्य असत्य का निश्चय नहीं होता। और अगला जो है तीसरा विकल्प रखा भाई, अनेकार्थी शब्दों द्वारा अनेक अर्थों के अभिधान में सलेस अलंकार होता है। अगला जो देखा भाई आपने, अगला जो दिया इन्होंने कि अपन्नहुति अलंकार में वास्तविक यानी कि उपमेय, वास्तविक क्या होता है? उपमेय। उपमेय तथ्य को छिपाकर, वास्तविक तथ्य को छिपाकर अवास्तविक तथ्य की स्थापना की जाती है। अवास्तविक यानी कि उपमान की। अब देखो भाई, ये आपके सामने 4 विकल्प हैं और आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। देखो बहुत अच्छा प्रश्न बनाया गया है ये भी, और यहाँ आप लोग अपने देखो अंतरात्मा में की मिला ली है, वो तो एक अलग बात है, आपको पता चल गया कौन सा उत्तर है।
वरना आप वैसे टेस्ट लगाओ अपना, आप अपने देखो अपनी कमियों को जानना चाहिए आदमी को, और उस कमियों को आप जानोगे तभी तो उसमें सुधार होगा। क्योंकि देखो यूनान के लोग क्या कहते हैं कि हम लोग अपनी कमियों को जानते हैं, हम ज्ञानी हैं क्योंकि अपने अज्ञान से, अज्ञान के बारे में हमें पता है। ज्ञानी इसलिए है कि अपने अज्ञान का पता है। तो देखिए इसमें जो उत्तर आना था वो आना था भाई ये वाला। अब क्यों आना था, ये भी तो जिज्ञासा होनी चाहिए ना मन में कि ये गलत है। अलंकारों के संबंध में 3 ये सही है तो ये क्यों सही है, और ये गलत है तो क्यों गलत है। आप इस निष्कर्ष तक पहुंच जाते हो तो आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हो भाई। वैसे टिक लगाना आ गया, प्रश्न रट लिया, कहीं से देख लिया, तो क्या पता ऐसे के ऐसे प्रश्न मिले ना मिले। तो हमें ये आने चाहिए भाई, निष्कर्ष आना चाहिए हर चीज का। अब देखो ये क्यों गलत है भाई, यमक अलंकार पढ़ते आए हो बिल्कुल आप 8वीं 7वीं क्लास से ही, श्लेष भी पढ़ते आए हो, संदेह मान लिया बाद में पढ़ते हैं थोड़ा सा, और अपनुति, लेकिन पढ़ा है अब तो आप लोग, क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो। तो अब देखो इसमें क्या है, इसमें देखो अर्थ साम्य, अर्थ यहाँ जो गलती की गई है इसलिए गलत है भाई ये, क्योंकि यमक तो शब्दालंकार है, अर्थालंकार नहीं है। ये शब्द के ऊपर निर्भर होता है, शब्द में होता है अलंकार यमक। अब हम देखते हैं, क्योंकि देखो अलंकार शब्द 3 प्रकार होते हैं वे अलंकार के, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। उभय अलंकार में तो हम श्लेष को रखते हैं बस। शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार को हम देखेंगे अब एक बार, क्योंकि अब फिर से पेपर में पक्का पूछा जाएगा अलंकार। तो क्योंकि एक बार तो देखो पिछला जो एस्टेट हुआ था पीजीटी का, उसमें ही पूछा गया था कि कौन सा शब्द अलंकार नहीं है, या शब्द अलंकार के भेद पूछे गए थे। कौन सी परीक्षा थी उसमें कि शब्द अलंकार के कितने भेद होते हैं, क्योंकि शब्द अलंकार तो 5 लिखवा दिए और फिर भेद उसके 4 हैं, क्योंकि वो विपसा नहीं, फिर पुनरुक्त वदाभास वहां तक है भाई, वो लिखवाया है वहां है आप लोगों के। तो लेकिन अब देखेंगे इसमें कि ये गलत है, और अब थोड़ा सा अलंकार के बारे में देखेंगे भाई। अब अलंकार क्या होते हैं भाई, आप सबको पता है, शोभाकारक धर्म होते हैं, काव्य के शोभाकारक धर्म होते हैं अलंकार। अलंकार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, भाम्य है भाई। काव्य अलंकार उनकी पुस्तक का नाम है, 6वीं शताब्दी के आचार्य हैं, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक भी पूछा जाता है। तो अब ये तो नोट कर लिया आपने, लिख लेना। ये पुराने पेपर जो आते हैं ना, जो मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, 4 ऑप्शन इसीलिए लिखे हैं क्योंकि 4 ऑप्शन दिखेंगे तो आप कर सकते हो सॉल्यूशन इसका। ये नहीं है कि ये आ गया प्रश्न फिर कभी नहीं आएगा, यहाँ से फिर से प्रश्न आ सकता है इस तरह का। और आपको देखो इससे ये आइडिया हो जाएगा कि इस तरह से प्रश्न बनाए जाएंगे। तो अब हम देखते हैं अलंकार के बारे में थोड़े से। देखो अलंकार क्या है भाई, शोभाकारक। देखो हिंदी के पहले अलंकारवादी आचार्य कौन है, और रसवादी आचार्य, कई बार पूछा गया है भाई। ये भी हिंदी के पहले अलंकारवादी आचार्य है भाई केशव दास। रीतिकाल की आप क्लास खोल के देखना, पहली ही क्लास में मिल जाएगा आपको ये। और रसवादी आचार्य कौन है, पहले चिंतामणि त्रिपाठी। और वो देव वाला भी आया हुआ है, आगे देखेंगे कि वो अलंकारवादी आचार्य हैं, लेकिन वो रसवादी हैं, वो गलत हो गया फिर वहां, फिर वो आगे आएगा प्रश्न, वो भी देखेंगे। बहुत अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं भाई। देखो अब इसमें हम अलंकार के बारे में देखते हैं भी थोड़ा सा कि आखिर अलंकार है क्या। देखो सबसे पहले तो लिखो भाई अलंकार क्या होते हैं। तो अलंकार है भाई काव्य के शोभाकारक धर्म, काव्य के शोभाकारक धर्म। और देखो ये आपने आप देखो केशव की वो पंक्ति कितनी बार पूछी जाती है कि भूषण बिना न विराजती कविता विनीता मीत, कि जिस तरह से स्त्रियां बिना आभूषण के सुशोभित नहीं होती, उसी प्रकार से कविता भी बिना अलंकारों के शोभायमान नहीं होती। ये तो आप सबको पता है। अब देखो भाई अलंकार एक संप्रदाय भी है भाई, सिद्धांत अलंकार संप्रदाय या अलंकार सिद्धांत।
तो अलंकार सिद्धांत किसने दिया है? तो देखो ये दिया है भाई भाम्य ने, और इसके छठी शताब्दी लिख लेना भाई, 6वीं शताब्दी, क्योंकि ये भी पूछा जाता है भाई 6वीं सदी आप लिख लेना भाम्य की, क्योंकि कई बार समय भी पूछ लिया जाता है। और इनके ग्रंथ का नाम क्या था भाई? काव्य अलंकार, काव्य अलंकार। और देखो इन्होंने भरत मुनि ने, तो देखो सबसे पहले भरत मुनि ने जो नाट्य शास्त्र यानी कि नाटक और काव्य सबसे पहले किसने प्रयोग किया है? तो ये काव्य अलंकार भाम्य ने ही किया है। वो सब हम बता चुके हैं भाई। आप देखोगे तो पीछे बहुत सी क्लासेस डाल रखी हैं और डालेंगे हम। आप देखो, और ये काव्य शास्त्र की कुछ क्लासें आपके लिए करवाएंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है बच्चों को भाई। अब देखो भाई अलंकार के भेद कितने हैं? तो 3 बताने हैं भाई आपको। कौन कौन से हैं? एक तो है भाई अर्थालंकार, अर्थालंकार, दूसरा है भाई शब्दालंकार, और तीसरा है भाई उभय अलंकार। ये 3 भेद हैं भाई किसके? अलंकार के। अब जो प्रश्न पूछा गया उसमें देखो भाई हम देखेंगे शब्दालंकार। अलंकार के 3 भेद हो गए, शब्दालंकार के बारे में देखेंगे। फिर जो बच गए वो किसमें? अर्थालंकार में आ जाएंगे, और उभय अलंकार में तो श्लेष को रखते हैं भाई। अब देखिए यहां देखेंगे हम कि जो शब्दालंकार क्या होते हैं भाई। शब्दालंकार क्या होते हैं भाई? शब्दालंकार जब जिस अलंकार में आप लिखोगे भाई, जब अलंकार किसी शब्द विशेष पर अवलंबित होता है वहां शब्दालंकार होता है भाई, शब्द विशेष पर। यानी कि उस शब्द को रखेंगे तो ही अलंकार होगा। यदि उस शब्द का दूसरा पर्यायवाची शब्द या दूसरा अर्थ रख दिया जाएगा तो वहां अलंकार नहीं होगा। यहाँ कहने का मतलब ये है शब्द विशेष पर अवलंबित होता है भाई, आश्रित तो होता है शब्द पे ही। अब यमक अलंकार में देखिए आप, जैसे हम देखते हैं कनक कनकते 100 गुना, मादकता अधिकाय। लेकिन कनक की जगह यदि हम सोना लिख दें, सोना कनक, तो नहीं होगा। यानी कि कनक शब्द ही रखना पड़ेगा, इस शब्द पर ही अवलंबित है। इसका यदि कोई अर्थ रख दिया गया, गेहूं भी होता है कनक का अर्थ, तो उसमें हम ये नहीं लगाएंगे भाई। अब देखो शब्दालंकार कितने होते हैं भाई, ये लिखो पहले। देखो सबसे पहले तो यमक ही होता है, क्योंकि उत्तर गलत क्या हुआ कि अर्थ साम्य अलंकार, यमक अलंकार है, अर्थ साम्य अलंकार है। गलत है भी, अर्थ साम्य कैसे? शब्द साम्य है ये तो सबसे पहले तो यमक लिखो, श्लेष लिखो, फिर लिखो भाई अनुप्रास, ये शब्दालंकार है भाई। और फिर पुनरुक्ति प्रकाश, वक्रोक्ति भी इसी में है भाई, वक्रोक्ति है, पुनरुक्ति प्रकाश है, और एक है भाई विप्सा। अब ये जो है ये है भाई सभी क्या? शब्दालंकार। आप देखो ये कितने हैं? 2, 4 और 5 है भाई। ये जो 5 आपको सिर्फ याद करने हैं, क्योंकि ये पीजीटी के पिछले स्टेट में पूछा गया था कौन सा शब्दालंकार नहीं है, और फिर एक और डाल दिया गया अर्थालंकार, और उसमें गलत हुआ वहां भी बच्चों का। तो ये सिर्फ ये है भाई शब्दालंकार। अब देखो इसके भेद भी एक बार पूछा गया है, शब्दालंकार के भेद और अर्थालंकार के भेद भी पूछा गया है, और उन भेदों में से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। नेट बड़ी परीक्षा है भाई, गंभीरता से अध्ययन करना पड़ेगा। अब आप इतने छोटे नहीं हो कि आपसे ये पूछा जाएगा। पहले जो आते थे कि चरण धरत शंका करत, जो ये केशवदास की पंक्ति है कि वो पूछ लेंगे आपसे, इसमें श्लेष अलंकार है, आपने रट रखा है, या ये यमक का कोई उदाहरण। अब तो देखो ऐसे गंभीरता की से प्रश्न बनाए जाएंगे। तो भेद कितने हैं भाई हम देखेंगे। इसके भेद है भाई, शब्दालंकार के 4 भेद हैं भाई। सबसे पहले तो हम लिखेंगे भाई क्या? अनुप्रास यमक भेद है एक, दूसरा क्या है भाई? श्लेष है, तीसरा है भाई अनुप्रास है, और फिर देखो चौथा जो भेद है वो है भाई पुनरुक्त वदाभास, पुनरुक्त वदाभास।
ये 4 भेद हैं भाई शब्दालंकार के, और ये प्रश्न भी पूछा गया है। अब अर्थालंकार देखते हैं भाई क्या होते हैं अर्थालंकार के बारे में, क्योंकि अब शब्दालंकार के बारे में पूछ लिया, क्या पता आपकी परीक्षा में अर्थालंकार से प्रश्न आ जाए। तो अर्थालंकार कौन से होते हैं भाई, जो जिन अलंकार जो अर्थ पर अवलंबित होता है, जिनका जो अलंकार अर्थ पर अवलंबित होता है वो होते हैं भी अर्थालंकार। अब देखते हैं भी अर्थालंकार। देखो अब इनके अलावा जो भी बच गए वो सभी किसमें है भाई, अर्थालंकार में है। और यदि कई बार पूछ लिया जाए, पूछा तो नहीं गया है लेकिन पूछ भी लिया जाए तो उभय अलंकार में रखेंगे भी हम श्लेष को। श्लेष को कई बार अर्थालंकार भी मान लेते हैं और श्लेष अलंकार भी, दोनों में कर लेते हैं, लेकिन ऐसा आज तक हुआ नहीं है। तो देखो भाई अर्थालंकार में हम देखेंगे भी अर्थालंकार के 5 भेद है भाई। जो अलंकार अर्थ पर आश्रित होते हैं इसमें क्या होता है भाई, अर्थ का महत्व होता है ज्यादा। अब देखो इसमें क्या है, इसके भेद कितने हैं, तो इसके भेद है भाई 5, इसके भेद थे 4। अब 5 कौन कौन से भेद हैं, वहां से भी कई बार प्रश्न पूछा गया है भाई। अब देखते हैं कौन कौन से भेद हैं। 5 भेद में सबसे जो पहला भेद है वो है भाई सादृश्य मूलक अलंकार। सादृश्य मूलक अलंकार या इसी को साम्य मूलक भी कह देते हैं अभी, सादृश्य मूलक या साम्य मूलक अलंकार। और जो दूसरा जो भेद है वो है भाई विरोध मूलक अलंकार। और जो तीसरा भेद है वो है भाई श्रृंखला मूलक। और चौथा भेद है वो है भाई व्यंग्योक्ति मूलक या व्यंग्यार्थ मूलक भी बोल देते हैं इसको, व्यंग्यार्थ मूलक या व्यंग्योक्ति मूलक। और जो 5वां इसका भेद है वो है भाई गुण मूलक। अब देखो भाई इसमें हम रखेंगे विरोध मूलक में किन किन को रखेंगे भाई, हम विभावना है, जैसे देखो एक दूसरे के विरोधाभास जो विरोध प्रदर्शित करेंगे ना, विशेषोक्ति है, इस तरह के विरोधाभास है, विभावना है। जैसे विभावना का एक उदाहरण बहुत बार पूछा गया है भाई, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कई बार आया है, ये विभावना अलंकार का है। यानी कि बिनु कारण के अभाव में कार्य का होना, बिनु पग चले, बिना पैर नहीं है फिर भी चलता है, ये कई बार। और अब देखो ये एक असिस्टेंट प्रोफेसर का राजस्थान में हुआ था, विभावना अलंकार का एक उदाहरण आया हुआ था, वो सोल्व करवाएंगे तब बताएंगे, वहां भी विभावना अलंकार का एक आया था। तो देखो भाई विरोध मूलक में आएगा ये, लिख लो लिखना चाहो तो विभावना है, विशेषोक्ति है। अब विशेषोक्ति कौन से होते हैं भाई, देखो जैसे कबीरदास की उलट बासियां है ना, पानी बिच मीन प्यासी, जैसे देखो पानी है फिर भी पी नहीं रही, यानी कि कारण है फिर भी क्या काम नहीं हो रहा, यानी कि वहां विशेषोक्ति होती है भाई। और जैसे विरोधाभास है भाई, विरोधाभास में तो आपको पता है 2 विपरीत शब्द आएंगे एक साथ, जैसे अमृत विष अमृत ऐसा कुछ। और विषम और असंगति भी, विषम अलंकार भी इसी में आएगा और असंगति अलंकार भी। ये किसमें, विरोध मूलक में। श्रृंखला मूलक में क्या आएंगे भाई, कारणमाला और सार। कारणमाला कई बार पूछ लेते हैं भाई, ये तो याद कर लेना इनको। और देखो फिर व्यंग्योक्ति में समासोक्ति अन्योक्ति, इसमें क्या आएंगे भाई, समासोक्ति, व्यंग्योक्ति, ब्याज स्तुति, ब्याज निंदा, ये जो अलंकार होते हैं ना भाई, ये किस में आएंगे, ब्याज निंदा, ये आएंगे भाई व्यंग्यार्थ में। और गुण मूलक में आएंगे भाई परिसंख्या है, परिसंख्या अलंकार होता है भाई एक। और देखो ये तद्गुण है और एक तिरस्कार है, ये आएंगे इसमें। अब देखो ये साम्य मूलक बच गया।
साम्य मूलक के फिर से 4 भेद किए गए हैं और वहां से भी प्रश्न पूछा जाता है भाई। ये लिखो, फिर इसके 4 भेद लिखेंगे और उसमें कौन कौन से आते हैं वो लिखेंगे भाई, क्योंकि ये आज क्लास बड़ी हो सकती है लेकिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास आप इसको मान के चलिए कि आपको वो सब कुछ दिया जा रहा है जिसकी शायद आप काफ़ी दिनों से आपको इंतज़ार था कि ऐसी कोई क्लास आए जिसमें सब कुछ सारे डाउट क्लियर हो जाएं। तो देखो भाई यहाँ हम देखेंगे अब कि इसमें जो है ये सादृश्य मूलक या साम्य मूलक जो अलंकार है इसके फिर से 4 भेद किए भाई। देखो इसके उपभेद है फिर से, अर्थालंकार तो 5 भेद हो गए और अर्थालंकार में जो एक भेद है साम्य मूलक या सादृश्य मूलक उसके फिर से भेद किए गए 4। और कौन कौन से किए गए भाई? एक तो किया गया तुलना परक, एक तो किया गया भाई क्या? तुलना परक। अब तुलना परक में कौन से रखेंगे आप? उपमा, जैसे जो तुलना वाले होते हैं ना, जैसे व्यतिरेक, जो ये तुलना वाले अलंकार है वो रखेंगे भाई इसमें। जैसे देखो प्रतीप ये अलंकार है भाई, या फिर दीपक है और असम है, ये जो है अलंकार रखेंगे तुलना परक में। दूसरा जो इसका भेद है भाई वो है भाई अभेद परक, अभेद परक है भाई। अभेद परक में कौन सा रखेंगे हम? अब देखो इस अभेद परक से प्रश्न पूछा गया है एक बार कि रूपक, इसमें रूपक रखेंगे भाई। अभेद परक में क्या रखेंगे? रूपक। और देखो अपनहुति, अपनहुति इसमें रखेंगे भाई एक भ्रांतिमान रखेंगे भाई, इसी में भ्रांतिमान को भी इसी में रखेंगे। और एक रखेंगे भाई उल्लेख अलंकार को, ये हम रखेंगे। अब है भाई इसका जो तीसरा भेद किया सादृश्य मूलक का, वो किया भाई कौन सा? संभावना परक, संभावना परक तीसरा भेद किया गया। और इसका इसमें जो उत्प्रेक्षा को रखेंगे भाई, संभावना परक में उत्प्रेक्षा और संदेह को रखेंगे भाई। और देखो भाई चौथा जो इसका भेद किया गया वो किया गया भाई दृष्टांत परक। अब दृष्टांत परक में किसको रखेंगे? इसमें काव्य लिंग है भाई, एक है भाई ये निर्दर्शना है, दृष्टांत है, दृष्टांत है। और देखो भाई ये फिर उदाहरण है, अर्थान्यास है, उदाहरण अलंकार को भी रखेंगे भाई इसी में। ये थे भाई देखो अर्थालंकार के भेद। और फिर उस भेदों में हम 5 भेद हैं भाई अर्थालंकार के, सादृश्य मूलक, विरोध मूलक, श्रृंखला मूलक, व्यंग्यार्थ मूलक और गुण मूलक। और फिर सादृश्य मूलक या साम्य मूलक के फिर से 4 भेद किए गए हैं भाई। तुलना परक में तो रखेंगे, तुलना परक अलंकार कौन से होते हैं? उपमा में तुलना की जाती है ना, जहां जिन अलंकारों में वो उस इसमें रख देंगे। फिर अभेद परक में देखो रूपक अलंकार पूछा गया है भाई एक बार, ये अभेद परक वाला फिर से पूछा जा सकता है। और संभावना परक में उत्प्रेक्षा और संदेह को, और दृष्टांत परक में काव्यलिंग, निर्दर्शना और दृष्टांत और उदाहरण को। अब देखो एक संदेह अलंकार से इनसे भी एक प्रश्न आया है, आगे देखेंगे उसमें भी। अब देखो भाई ये प्रश्न ये था हमारा अलंकार से संबंधित, क्योंकि अलंकार से संबंधित कई प्रश्न पूछे गए हैं, इनको नोट कर लो फिर आगे देखते हैं। सर टाइम कितना हो गया? देखो भाई आगे हम देखते हैं। अब प्रश्न पूछा गया है भाई श्रृंगार रस से, रस का फिर से एक प्रश्न आ गया, वो रस निष्पत्ति का था। अब रस का एक प्रश्न और पूछा गया भाई, और वो भी इतना ही गंभीर प्रकृति का प्रश्न है, देखना।
देखो इसमें व्याकरण के प्रश्न भी पूछे गए हैं भी, वो भी करेंगे, ठीक ठाक ही है, व्याकरण के भी थोड़े गंभीरता वाले हैं। अब प्रश्न पूछा गया भी अगला, देखो एक प्रश्न पूछा गया है, श्रृंगार रस का कौन सा कथन गलत है। श्रृंगार रस से पूछा गया है भाई। देखो श्रृंगार, सबसे पहले तो देखो ये शुद्ध अशुद्ध में लिखना आता है भाई कई बार, तो ऐसे लिखेंगे हम, यहां लगा देते हैं, वो गलत है। तो देखो श्रृंगार रस से, श्रृंगार रस का कौन सा ये प्रश्न है भाई अगला, कौन सा कथन गलत है। देखो गलत है पूछा है भाई, यानी कि 3 सही हैं और 1 है भाई गलत, वो आपको बताना है। अब देखो भाई एक विकल्प में क्या डाला, सबसे पहले चारों विकल्प लिखते हैं, फिर इसका भी करेंगे संशोधन निष्कर्ष। भरत मुनि इसे, देखो श्रृंगार रस के बारे में बताना है, श्रृंगार रस को जानते हो, पढ़ा है, अब देखना बताना तो पढ़ा है, तो कौन सा गलत है। भरत मुनि इसे, भरत मुनि इसे देखो भाई उज्जवल भी आता है, दोनों जय आधे आएंगे, ये शब्द शुद्धि में पूछ लिया जाता है कई बार। उज्जवल पवित्र, उज्जवल पवित्र और उत्तम मानकर, और उत्तम मानकर इसका रस राजस्व सिद्ध करते हैं भाई। मानकर इसका रस राजस्व, बिल्कुल मानते हैं भाई, रस राजस्व सिद्ध करते हैं, रसराज मानते हैं इसको, रस राजस्व सिद्ध करते हैं। दूसरा जो विकल्प है भाई, इसके उद्दीपक विभागों के अंतर्गत, इसके उद्दीपक विभागों के अंतर्गत मानव, मानवेतर प्रकृति, यानी कि मानव से इतर प्रकृति, मानवेतर प्रकृति, देवता, जड़ चेतन सभी आ जाते हैं भाई। देखिए आप इसमें ये सही है या गलत है श्रृंगार रस के बारे में। फिर अगला है भाई नायक नायिका, नायक नायिका के संबंधों की परिकल्पना के आधार पर, नायक नायिका के संबंधों की परिकल्पना पर आधारित, परिकल्पना के आधार पर या कल्पना के आधार पर इसके 2 भेद किए गए हैं, इसके 2 भेद किए गए हैं। और अगला है फिर भाई देखिए, इसमें समस्त सात्विक भाव, इसमें समस्त सात्विक भाव वह संचारी भावों का समावेश हो जाता है, वह संचारी भावों का समावेश हो जाता है। अब देखो भाई ये 4 विकल्प हैं आपके सामने, और इसमें देखो आप इसमें 4 विकल्प है भाई आपके सामने। देखिए इसमें, क्योंकि आपने श्रृंगार रस के बारे में देखा है, और इसके बारे में देखिए आप, भरत मुनि से उज्जवल पवित्र और उत्तम मानकर इसका रस राजस्व सिद्ध करते हैं।
बिल्कुल सही बात है भाई, इसका रस राजस्व सिद्ध करते हैं, इसे उज्जवल पवित्र मानते हैं, उत्तम मानते हैं भरत मुनि। अब देखो आगे क्या है कि इसके उद्दीपक विभावों के अंतर्गत मानव, मानवेतर, प्रकृति, देवता, जड़ चेतन सभी आ जाते हैं, बिल्कुल आ जाते हैं भाई श्रृंगार रस में। अब आगे लिखा है कि नायक नायिका के संबंधों की परिकल्पना के आधार पर इसके दो भेद किए गए हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, दो भेद किए गए हैं, संयोग श्रृंगार या संभोग श्रृंगार आप जिसको बोलते हैं, और वियोग श्रृंगार या विप्रलभ्य श्रृंगार, दो भेद किए हैं। तीसरा देखो भाई, इसमें समस्त सात्विक भाव व संचारी भावों का समावेश हो जाता है। गलत तो है ये, यही गलत है क्योंकि ये तो तीनों सही हैं, लेकिन ये क्यों गलत है इसका उत्तर मांगो आप अपने अध्यापक से कि मेरा गलत है। ये जो उत्तर उन्होंने की में डाला है कि तो आप सब लोगों ने मिला ली होगी, उत्तर कुंजी आ चुकी है आपकी स्टेट की, मिला लेना और ऑब्जेक्शन भी लगा देना, क्योंकि कई बार गलत आ जाती है भाई। देखो पिछले पेपर में भी, उससे पिछले पेपर में भी 2-3 प्रश्न इधर उधर हो जाते हैं, आप मिला के देख लेना। अब देखो ये गलत है, क्यों है ये गलत? ये गलत है, इसका एक कारण है भाई, अभी बताएंगे। इसमें देखो लिखा है कि इसमें समस्त सात्विक भाव व संचारी भावों का समावेश हो जाता है। ये बात देखो, संचारी भावों का तो बिल्कुल समावेश होता है भाई, सही बात है, लेकिन ये गलत डाल दिया भाई, सभी सात्विक भावों का समावेश नहीं होता इसमें। अब देखते हैं क्यों नहीं होता, क्योंकि मैं श्रृंगार रस से संबंधित आपको 5-7 विशेषताएं लिखवाऊंगी और वहां से ही आपका पूरा श्रृंगार रस आपको आ जाएगा और ये क्यों गलत है वो भी पता लग जाएगा। अब इसका निष्कर्ष देखते हैं भाई, इसमें जो उत्तर आना था वो आना था भाई ये, क्योंकि गलत ये है, ये तीनों बातें श्रृंगार रस के बारे में ठीक है, ये गलत है। अब ये गलत क्यों है उसका देखते हैं भाई आगे विश्लेषण। देखो भाई यहां से देखो, अब ये भी प्रश्न उसी तरह से बिल्कुल छोटे कुछ शब्दों के हेरफेर से ही देखो प्रश्न का उत्तर बदल गया, थोड़ा सा इधर उधर करके बहुत गंभीरता से पेपर बनाया गया। अभी आप ये लगाओ कि जैसा होना चाहिए ना पेपर वैसा ही आया है, ये नहीं है कि अब कोई भी स्टेट कर लेगा, उसको पढ़ना पड़ेगा, 6 महीने की तैयारी चाहिए स्टेट के लिए भी, नेट की तरह। अब देखो भाई, क्योंकि जूनियर लेक्चरर भी कोई छोटी पोस्ट नहीं है भाई उसके लिए, और अभी देखो इनके लिए तो कितना अच्छा चांस आप लोगों को मिला है कि तुरंत इसकी अब रिजल्ट आ जाएगा स्टेट का, और उसके बाद तुरंत आपको वैकेंसी मिल जाएंगी, भर्ती मिल जाएगी, और उसका स्क्रीनिंग होगा 2-3 महीने बाद और आप अध्यापक होंगे। अब देखो इसमें देखते हैं भाई हम कि ये गलत क्यों हुआ। तो पहले हम श्रृंगार रस के बारे में कुछ बातें लिखेंगे भाई, विशेषताएं श्रृंगार रस की, और फिर उसके बाद देखते हैं कि ये गलत कैसे हुआ। श्रृंगार रस क्या होता है भाई? रस का एक और भी आया है भाई, दूसरा एक प्रश्न और भी पूछा गया है, वो भी देखेंगे, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है वो भी। देखो सबसे पहले लिखो भाई आप श्रृंगार रस। अब श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है भाई वो होता है क्या? देखो सबसे पहले तो रसों के बारे में चर्चा किसने की है भाई? आचार्य भरत मुनि ने की है अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में, रस सूत्र भी दिया है और 8 रसों की बात की है भाई। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8। कौन से रस को रस नहीं माना? शांत रस को रस नहीं मानते आचार्य भरत मुनि। ये भी बात आपको याद रखनी है, 2री सदी ईसा पूर्व के आचार्य है भाई, समय भी याद रखना है भरत मुनि का। अब देखो भाई स्थायी भाव है इसका क्या? रति, ये नहीं चलेगा। अब देखो इसका स्थायी भाव है भाई। अब देखो श्रृंगार का हम देखते हैं पहले कि श्रृंगार का अर्थ क्या होता है भाई। देखो ये श्रृंगार है, ये 2 शब्दों के मेल से बना है भाई, एक तो बना है श्रृंग। अब देखिए श्रृंग क्या होता है, और एक बना है भाई आर, इसमें आर ये प्रत्यय लगा दी। अब देखो आर का मतलब तो होता है क्या? प्राप्ति।
और इसका श्रृंग का जो मतलब होता है वो होता है कामो उद्रेक या मनमत, आप जिसको बोल सकते हो कामो उद्रेक या मनमत, इसका अर्थ होता है भाई मनमत। यानी कि अब श्रृंगार की आप परिभाषा दोगे तो क्या होगी श्रृंगार की परिभाषा, कि जिस रचना से काम के उद्रेक की प्राप्ति हो वहां श्रृंगार रस होगा भाई। जिस रचना से काम के उद्रेक की प्राप्ति होती है उसे श्रृंगार रस कहा जाता है, उसमें श्रृंगार रस होता है। अब देखो भाई श्रृंगार रस रसराज कहा जाता है इसको, बिल्कुल ये भी बात सही है भाई, इसे रसराज कहा जाता है, श्रृंगार को रसराज कहा जाता है, रसों का राजा है ये। जैसे फलों का राजा क्या होता है भाई आम, उसी तरह से क्या है ये भी रसराज है भाई। और ये देखो ये भी पूछ लिया जाता है कई बार रसराज सबसे पहले किसने कहा, तो आचार्य भोजराज ने कहा है भाई। इनको ये याद रख लेना कि श्रृंगार रस को रसराज किसने कहा है, आचार्य भोजराज ने। ये प्रश्न भी आ चुका है। अब विशेषताएं देखते हैं भाई इसकी। रसराज हो गया, सारी बातें हो गई भाई, यहां लिख लो ये क्या है रसराज है। और कहा किसने, भोजराज ने, इन्होंने भी कहा है, लेकिन भोजराज का प्रश्न भी पूछा गया है तो भोजराज ने कहा था श्रृंगार रस को रसराज सबसे पहले। फिर इसमें देखो इसकी विशेषताएं क्या हैं। अब इसकी 2-3 विशेषताएं लिखेंगे और फिर पता लगेगा कि ये प्रश्न गलत क्यों हुआ हमारा। अब देखो ये लिखवाई गई थी, अब याद करना तो आपका काम था। श्रृंगार रस का दायरा व्यापक है, पहली विशेषता लिखो। अब आगे गलत नहीं होना चाहिए भाई। श्रृंगार रस का दायरा व्यापक है, यह संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार में विभाजित होता है। देखो सबसे पहली बात तो इसका दायरा व्यापक है। दूसरा श्रृंगार रस के 2 भेद है भाई। श्रृंगार रस के भेद कितने हैं, तो 2 है भाई। कौन कौन से हैं, एक तो कौन सा है संयोग श्रृंगार, संयोग बोलते हैं इसी को, संभोग भी बोलते हैं भाई, संभोग श्रृंगार। और दूसरा क्या है भाई वियोग श्रृंगार, और वियोग श्रृंगार का ही दूसरा नाम है विप्रलभ्य श्रृंगार। ये 2 भेद है भाई इसकी, और इसका रस श्रृंगार रस का दायरा व्यापक है। अगली जो विशेषता हम देखेंगे वो देखेंगे भाई श्रृंगार रस सार्वभौमिक है। ऊपर लिखेंगे भाई, ये लिख लिए होंगे आपने। देखो श्रृंग का अर्थ होता है कामो उद्रेक या मनमत, आर होता है प्राप्ति, यानी कि कामो उद्रेक या मनमत की प्राप्ति जिस रचना से होती है वो श्रृंगार रस की रचना होती है भाई। अब देखो भाई अगली विशेषता हम लिखेंगे इसकी, जो दूसरी विशेषता है श्रृंगार रस की, कि श्रृंगार रस सार्वभौमिक होता है, सार्वभौमिक होता है भाई। अब आगे गलती नहीं होनी चाहिए। देखो अब तो जो होना था वो हो लिया भाई, लेकिन आगे गलत न हो इसके लिए ऐसा विश्लेषण किया जाता है। अगर आपने देखो, मैंने देखे साइकोलॉजी का भी करवाएंगे, साइकोलॉजी में यदि आपने देखी होती यूपी टेट का विश्लेषण करवाया गया था, एक क्लास है साइकोलॉजी की, उसमें से देखना कई प्रश्न आए हैं आप लोगों के। यदि वो क्लास भी आप देख लेते तो आपके कई प्रश्न ठीक हो जाते भाई, क्योंकि वहां भी विश्लेषण इसी तरह का करवाया गया था। अब देखो भाई इसमें क्या है, श्रृंगार रस सार्वभौमिक होता है, चाहे कोई रसिक हो या अरसिक, सार्वभौमिक है, चाहे कोई रसिक है या अरसिक।
चाहे कोई शिक्षित है या अशिक्षित। शिक्षित है या अशिक्षित, श्रृंगार रस सार्वभौमिक है भाई, इसकी सत्ता सार्वभौमिक है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन से रस की सत्ता सार्वभौमिक है, तो श्रृंगार रस की सत्ता है भाई सार्वभौमिक। चाहे कोई रसिक है अरसिक है, सब श्रृंगार रस के बारे में जानते हैं। शिक्षित है अशिक्षित है, या फिर आप लिखो भाई यह सभी को समान रूप से प्राप्त होता है, सभी को समान रूप से प्राप्त होता है, सभी को समान रूप से प्राप्त होता है। अब देखो तीसरी विशेषता क्या है इसकी, कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव तो रति है, और देखो ये तो रति तो लिख चुके हैं, इसका अर्थ लिख लीजिए आप कि इसका जो स्थायी भाव है वो क्या है भाई, रति। और देखो अब जिसका व्यापक अर्थ है भाई, रति से तात्पर्य क्या है, रति से तात्पर्य, रति से तात्पर्य है मनोनुकूल सभी क्षेत्रों में सुख का संवेदन करने वाली इच्छा। मनोनुकूल मन के अनुकूल, यानी कि मनोनुकूल सभी क्षेत्रों में, मनोनुकूल सभी क्षेत्रों में सुख का संवेदन करने वाली, सुख का संवेदन करने वाली इच्छा। यानी कि रति का अर्थ क्या है भाई, मनोनुकूल सभी क्षेत्रों में सुख का संवेदन करने वाली इच्छा। और देखो भाई श्रृंगार, अगला जो हम इसकी विशेषता देखेंगे वो है भाई श्रृंगार रस में सभी संचारी भावों का समावेश हो जाता है। देखो अब हमारे प्रश्न का उत्तर मिलेगा आपको, श्रृंगार रस में, अब जो प्रश्न आपके आया था स्टेट में उसका प्रश्न यहाँ, उसका उत्तर देखो। अब श्रृंगार रस में सभी 33 संचारी भाव, सभी 33 संचारी भाव। अब संचारी भाव कितने होते हैं भाई, 33 होते हैं भाई। एक छल नामक 34वां संचारी भाव किसने बताया है, देव ने, वहां से भी प्रश्न आता है। तो सभी 33, सर्वमान्य मत क्या है कि संचारी भाव 33 है, तो सभी 33 संचारी भावों का समावेश हो जाता है। यहां तक कि जुगुप्सा, देखो यहां तक कि, ऐसे कैसे ही लिखवाया हुआ था वहां भी, यहां तक कि जुगुप्सा, जुगुप्सा किसका है भाई, विभत्स का स्थायी भाव है ना। तो देखो जुगुप्सा यानी कि घृणा का भाव, जहां घृणा होती है ना, जुगुप्सा है जैसे, या फिर आप देखोगे मरण है, वह आलस्य जैसे, आलस्य जैसे भाव, जैसे भाव जो संयोग श्रृंगार में वर्जित होते हैं भी, भाव संयोग श्रृंगार में वर्जित होते हैं। यानी कि देखो अब यहां से भी प्रश्न आ सकता है कि संयोग श्रृंगार में कौन से भाव वर्जित होते हैं, तो जुगुप्सा, मरण और आलस्य जैसे भाव संयोग श्रृंगार में वर्जित होते हैं। लेकिन वियोग श्रृंगार में, लेकिन इन भावों का समाहार, लेकिन इन्हें किसमें शामिल कर लिया जाता है, वियोग श्रृंगार में, लेकिन इन भावों को समाहार वियोग श्रृंगार में कर लिया जाता है, वियोग श्रृंगार में हो जाता है। अब देखो भाई इसमें ये विशेषताएं हैं, सिर्फ ये विशेषताएं हैं श्रृंगार रस की। अब इसमें कहीं भी नहीं आया कि सात्विक भाव शामिल होते हैं श्रृंगार रस में। 33, देखो इसका एक तो इसमें स्थायी भाव होगा क्या, रति। रति का अर्थ आपने देख लिया क्या होता है। उसके बाद देखो पहले एक बार देखते हैं, देखो श्रृंगार रस में सभी 33 संचारी भावों का समावेश हो जाता है, यानी कि संचारी भाव तो ठीक है। उसमें ऑप्शन में क्या था
कि श्रृंगार रस में सभी सात्विक भावों और संचारी भावों को समाहित कर लिया जाता है, लेकिन नहीं, इसमें सिर्फ 33 संचारी भावों का और एक स्थायी भाव रति का समावेश होता है भाई। और संचारी ये मत मानो आप, ये स्थायी भाव, ये घृणा के रूप में जो संचारी भाव है ना, घृणा, उसी को लिखवाया गया ये कि यहाँ तक कि जुगुप्सा, मरण, आलस्य जैसे भाव संयोग श्रृंगार में वर्जित होते हैं, लेकिन इन्हें वियोग श्रृंगार में समाहित कर लिया जाता है भाई। ये विशेषताएं थी, इसलिए वो गलत था। अब सात्विक भाव देख लेते हैं एक बार कौन कौन से हैं। देखते हैं भाई सात्विक भाव, ये आखिरी प्रश्न है भाई, फिर अगली क्लास में करवाएंगे वरना बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन करवाया, देखो ये नहीं है कि आपने सिर्फ एक प्रश्न किया, एक प्रश्न के साथ आपको ये संतुष्टि होगी कि आगे गलत नहीं होगा ऐसा प्रश्न, इतना आपने किया भाई। देखो ये आप ये मत मान के चलो, क्योंकि क्या पता ये तो ऐसे के ऐसे प्रश्न फिर आए न आए। ये हमारा मकसद नहीं होता कि जो हम प्रीवियस ईयर पेपर करते हैं, पिछले प्रश्न पत्रों को हल करते हैं, तो ये मकसद बिल्कुल मत रखो कि ये ऐसा का ऐसा हमें मिल जाएगा। वहां से आपको ये अनुमान आ जाता है कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। आप देखो यहाँ मैंने बताया कि ये आ सकता है कि संयोग श्रृंगार में कौन से भाव वर्जित है, और फिर जुगुप्सा, मरण और आलस्य दे दिया जाए, या और कुछ बना के दे दिया जाएगा, तो फिर उसका उत्तर ये होगा। यानी कि अब यहाँ से आप अनुमान लगा सकते हो कि इस तरह के प्रश्न यहाँ से बनेंगे। ये आपको याद करने पड़ेंगे इनकी विशेषता। अब देखो भाई सात्विक भाव के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, ये है क्या, क्योंकि सात्विक भावों के बारे में भी प्रश्न पूछे जाते हैं भाई, कई बार आए हैं सात्विक भावों के बारे में भी। अब देखो सात्विक भाव क्या है, अनुभाव होते हैं भाई सात्विक। तो देखो रसा अवयव के बारे में, रस की एक क्लास हमारी आ चुकी है रस सिद्धांत की, उसमें फिर रस सिद्धांत आगे हम करेंगे, उसमें रस अवयवों के बारे में करेंगे। रस के 4 अवयव हैं भाई, स्थायी भाव, संचारी भाव, विभाव और अनुभाव। तो ये सात्विक जो होता है ना भाई, अनुभाव का भेद है। अब देखो सात्विक अनुभाव क्या है भाई। अब सात्विक अनुभाव के बारे में देखेंगे हम। सात्विक अनुभाव 8 होते हैं भाई, ये भी कई बार पूछा गया है। सात्विक अनुभाव, अब देखो भाई सात्विक अनुभाव क्या होते हैं कि आश्रय के शरीर के अकृत्रिम अंग व्यापार को सात्विक अनुभाव कहते हैं भाई। यानी कि लिखो आप इसमें कि आश्रय के शरीर के अकृत्रिम अंग व्यापार को, यानी कि अकृत्रिम, यानी कि कृत्रिम नहीं है, वो स्वाभाविक है। अकृत्रिम है, देखो भाई अकृत्रिम यानी कि कृत्रिम तो होता है बनावटी, जो हम दिखावा करते हैं, लेकिन अकृत्रिम कौन सा, स्वाभाविक है, यानी कि प्राकृतिक है, वो हमारे अंदर है ही, अपने आप आ जाता है। अकृत्रिम अंग व्यापार को सात्विक अनुभाव कहते हैं भाई। अब देखो भाई इसके 8 भेद होते हैं भाई, इसको 8 भेद होते हैं। ये भी कई बार पूछा जाता है भाई सात्विक अनुभाव कितने होते हैं, 8 होते हैं भाई। कौन कौन से होते हैं एक बार लिख लो, क्योंकि वहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। इसमें लिखना चाहो तो और लिख लो कि इसे आश्रय चाहकर भी नहीं रोक सकता। इन अनुभावों को हम यदि नियंत्रण करना चाहे तो भी नहीं कर सकते। ये हाव भाव हमारे चेहरे पर अपने आप दिख जाएंगे। ये अनायास आश्रय के शरीर में उत्पन्न होते हैं भाई। आप देखते हैं इसके 8 भेद कौन कौन से हैं भाई। सबसे पहला तो है भाई स्तंभ। देखो लिखो भाई, पहला है भाई स्तंभ है। इसमें क्या है, शारीरिक चेष्टा रुक जाती है, ठिठक जाता है आदमी, एकदम से स्तब्ध हो जाता है। यानी कि इसमें क्या है, शारीरिक चेष्टा रुक जाना, या आप बोल सकते हो भाई ठिठक जाना, बिल्कुल सुन्न हो जाता है आदमी, वो होता है। और दूसरा जो मनोभाव है इसमें वो है भाई स्वेद। स्वेद क्या होता है भाई, पसीना, चेहरे पे पसीना आ जाना,
तो देखो पसीना यानी कि पसीना निकलना, पसीना आना। देखो कई बार डर भय के कारण एकदम से पसीना आ जाता है आदमी को, तो वो स्वेद, वो सात्विक अनुभव है भाई। और देखो उदाहरण के द्वारा भी समझाया गया था कि इसमें उदाहरण के द्वारा ये बताई गई थी ये बातें कि लाइन दे दी जाती है और पूछा जाता है कौन सा सात्विक अनुभव है इसमें, ये सब किया हुआ है। अब देखो अगला है भाई रोमांच। रोमांच में क्या है भाई कि रोंगटे खड़े हो जाना, रोम रोम पुलकित हो जाना भाई। रोमांच में क्या होगा, रोंगटे खड़े हो जाना या रोम रोम पुलकित होना। ये अभ्यास करने की चीजें हैं भाई, इनको बार बार अभ्यास करोगे तब याद रहेगा ये, क्योंकि काव्य शास्त्र से बहुत प्रश्न पूछे गए हैं अब की बार। देखो स्वर भंग। अब देखो स्वर भंग क्या है कि जैसे इसमें क्या है भाई, शब्दों को ठीक से नहीं बोल पाना, स्वर भंग हो जाए, बोलना कुछ चाहते हैं निकल कुछ रहा है, तो शब्दों को ठीक न बोल पाना। अगला जो मनोभाव है ना सात्विक अनुभव है वो है भाई वेपथु। देखो ये वेपथु अभी जो ये एंट्रेंस परीक्षा होती है ना भाई आपकी, यानी कि एमए में एडमिशन के लिए, वहां पूछा गया था ये वेपथु क्या है, तो सात्विक अनुभव है ये। इसका अर्थ होता है कंपन, कांपने लग जाता है आदमी, और शरीर कांपना या फिर कंप कह सकते हो आप। इस तरह के भाव आपको दिखेंगे इसमें। और अगला जो है इसमें सात्विक अनुभव वो है भाई वेवर्ण। वेवर्ण क्या होता है भाई, मुंह पीला पड़ जाना या रंग उड़ जाना, पीला पड़ जाना या रंग उड़ जाना, ये स्वाभाविक चीजें होंगी भाई। ऐसी स्थिति आपके सामने होगी, ये अपने आप रोकना चाहोगे तो भी रुक नहीं सकती ये चीजें। अब देखो आगे जो अगला 6 हो गए भी 8 है, तो जो 7वां अनुभव सात्विक अनुभव है वो है भाई प्रलय। प्रलय क्या होता है भाई, जैसे प्रलाप करना, बेहोश हो जाना, कोई ऐसी दुखद घटना सुन ली भाई बेहोश हो गए, बुरी तरह से रो रहे हो, ये क्या होता है प्रलय। मूर्छित तो हो जाना एक ही बात है वो। तो देखो अब अगला जो सात्विक भाव है वो है भाई अश्रु। अश्रु यानी कि आंसू आना। तो ये थे भाई सात्विक अनुभव। और देखो सात्विक मनोभाव में एक प्रश्न और पूछा गया है कि भानुदत्त ने कौन सा एक सात्विक अनुभव माना, जृंघा को माना है भाई भानुदत्त ने। तो ये भी लिख लो क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया है। देखो जृंघा, जय है ये री की मात्रा है। देखो भाई जृंघा को सात्विक अनुभव किसने माना है, तो भानुदत्त ने माना है भाई। ये प्रश्न भी आया है, लिख लो भानुदत्त ने माना। और इसका अर्थ आलस्य होता है भाई, आलस्य अभियोग का भाव। अब देखो ये देखा भाई हमने कुछ प्रश्न, हालांकि कम प्रश्न देखे हमने, कुछ व्याकरण के हैं उनको तो जल्दी जल्दी कर लेंगे, लेकिन ये वो प्रश्न हैं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे कुछ प्रश्न और हैं जो कल लेके आएंगे हम आपके सामने। आज ये क्लास लंबी जरूर है लेकिन आपके लिए इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है, और आपकी समझ विकसित करने के लिए ये क्लास आपको जरूर बार बार देखनी चाहिए भाई। और इसी तरह का विश्लेषण करवाएंगे। यदि आपका देखो यदि यूपी से कोई बच्चा हो तो हमें देखो अब पीछे जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर हुआ था ना, वो भेजना भाई व्हाट्सएप पे या किसी भी जरिए से, क्योंकि वो भी सॉल्यूशन भी करवाएंगे वहाँ कैसा पेपर पूछा गया था, क्योंकि वो देखा नहीं है अभी तक, मेरे सामने पेपर आया नहीं है। राजस्थान वाला है उसको करवाएंगे भी, वो भी बहुत अच्छा पेपर है, दोनों पेपर। ये आज के लिए इतना ही भी, धन्यवाद।